कुछ चीजें लास्ट लेक्चर में की थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो था वो ये था कि सी इनवर्स गामा म्यू सी इज माइनस गामा म्यू का ट्रांसपोज, और जो गामा म्यू का ट्रांसपोज था वो बराबर था, या तो वो गामा म्यू के बराबर था या माइनस गामा म्यू के बराबर था, या तो वो गामा म्यू था या ये ट्रांसपोज लेने से गामा के या तो साइन बदल जाता है या वही साइन रहता है, और ये पॉजिटिव था अगर म्यू जो है वो 0 और 2 था, और नेगेटिव था अगर म्यू जो है वो 1 और 3 था। ठीक, और सी की जो फॉर्म थी वो आपको याद होगा, तो सी क्या था, सी बार आयोटा गामा टू गामा सी। उसके अलावा जो सी की प्रॉपर्टीज थी वो ये थी कि सी का अगर मैं इनवर्स लेता हूं तो वो भी माइनस सी के बराबर था, सी का डैगर मैंने लेके दिखाया था वो भी माइनस सी था, और सी का जो ट्रांसपोज था वो भी माइनस सी था। तो सी क्या करता था, एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरे रिप्रेजेंटेशन में आपको मैट्रिसेस बना देता। सर जब हमने कॉन्जुगेट लिया था ग्रुप में, तो उसके बाद हमने सी गामा नॉट अपनी तरफ से एक चीज़ वहाँ पे लगाई थी कि इस तरह जो है वो साइड ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे गामा नॉट ना लगाया जाए, सिर्फ सी लगाया जाए, तो इससे काम हो नहीं, ट्रांसपोज भी था ना, ट्रांसपोज को बार बनाने के लिए हमने गामा 0 लगाया था। अगर याद हो मैं लिखता हूं, तो मैंने ये लिखा था कि साई सी वाज सी टाइम साई बार ट्रांसपोज। नहीं सर, ये नहीं, जब हम शुरू में सी गामा नॉट का इन्वर्स और सी गामा नॉट अपनी तरफ से लगाते हैं कि ये इन्वर्स और जो दूसरी सिंपल जी जी, इसलिए कि गामा 0 गामा म्यू गामा 0 की प्रॉपर्टी हमें पता थी। अगर वो नहीं लगाते थे तो हमें नहीं पता था कि गामा म्यू का जब डैगर होता है या स्टार होता है तो बगैर गामा 0 लगाए क्या होता है। अगर आप उसको देखें ना तो वो हमने इसलिए लगाया था कि गामा 0 से भी मल्टीप्लाई किया था लेफ्ट राइट से, तो हमें पता है गामा 0 गामा म्यू डैगर गामा 0 इज गामा म्यू, इसलिए लगाया था गामा 0। ठीक है, यही सवाल। अच्छा जरा थोड़ा सा एक दफा देख ले सी करता क्या है। यहां पर भी आपकी बात का जवाब होगा। अगर आप इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, साई बार के ट्रांसपोज का मतलब है ना सी साई डैगर गामा 0 का ट्रांसपोज है। डैगर का मतलब क्या होता है, डैगर होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। तो ये लिखा हुआ है कि दिस इज इक्वल टू सी टाइम्स गामा 0 साई स्टार, क्योंकि डैगर का ट्रांसपोज, डैगर का मतलब है स्टार का ट्रांसपोज, और जब फिर ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा और स्टार रह जाएगा, और ट्रांसपोज चूंकि ये भी मैट्रिक्स है ये भी मैट्रिक्स है, तो दोनों अपनी जगह ट्रांसपोज में बदल लेंगे। अच्छा सी किसके बराबर है, तो सी है आयोटा गामा 2। अच्छा गामा 0 का स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है, तो जो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आयोटा गामा 2 आया है। आपको याद है मैंने आपसे एक चीज कही थी कि जो पॉली मैट्रिसेस होते हैं अगर वो सिग्मा 3 की आइगन स्टेट है तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 स्पिन को चेंज कर सकते हैं। यहां पर देखते हैं कि आया कि, और गामा 2 में सिग्मा 2 है, क्योंकि सिग्मा 1 सिग्मा 2 को आप सिग्मा x सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस की फॉर्म में लिख सकते थे ना, रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर इन स्पिन की फॉर्म में। लेट मी डू इट फॉर द साइन। लेट्स कंसीडर a negative energy electron with spin down। एक नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन है स्पिन डाउन। आपको याद है इलेक्ट्रॉन के स्पिनर के 4 कंपोनेंट्स थे, 2 पॉजिटिव एनर्जी कंपोनेंट थे, 2 नेगेटिव एनर्जी थे। 2 पॉजिटिव में एक स्पिन अप था एक स्पिन डाउन था, सिमिलरली 2 नेगेटिव में एक स्पिन अप और एक स्पिन डाउन था। तो स्पिन डाउन वाले को अगर आपको याद हो तो पहले को पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप को हमने साई 1 कहा था, पॉजिटिव एनर्जी स्पिन डाउन को हमने साई 2 कहा था, पॉजिटिव एनर्जी स्पिन नेगेटिव एनर्जी स्पिन अप को साई 3 कहा था, और नेगेटिव एनर्जी स्पिन डाउन को साई 4 कहा था। अपने नाम रखे थे हमने, तो 4 कंपोनेंट्स में रहता था। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द साई 4। साई 4 अगर आपको याद हो एक रेस्ट के पार्टिकल के लिए मैं करूंगा 1/2 पाई टू द पावर 3/2
0 0 0 1 स्पिन डाउन हो गया ना, चौथा कंपोनेंट आ गया ना, और e टू द पावर iota m, लेट्स राइट c स्क्वायर, c और h बार सबको 1 लेके चलते हैं ताकि बात अदरवाइज h बार यहाँ भी लगाना पड़ता है, c स्क्वायर। अच्छा जरा आयोटा गैमा 2 इस पे लगा के देखिए क्या होता है, और सारी फिजिक्स आपको समझ आ जाएगी वो क्या है। आयोटा गैमा 2 साई 4 का स्टार लेना है। आयोटा गैमा 2 का मतलब क्या है? आयोटा गैमा 2 में लिखना हुआ, गैमा 2 क्या होगा? 0, चले 0 सिग्मा 2 है, चले सिग्मा 2 है 0 माइनस आयोटा और आयोटा, यही है ना, यही चीज है ना, और 0 0। इससे आपको पेपर का एक क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा, और क्या होगा यहाँ पर? 0 सिग्मा 2 0 है ना, 0 माइनस आयोटा 0। ठीक लिखा मैंने? कुछ गलती तो नहीं की लिखना? सर यहाँ पर ये शिफ्ट नहीं हो जाएगा क्योंकि लोअर साइड से माइनस सिग्मा नहीं, ये 0 सिग्मा 2 0 नहीं सर, सिग्मा आई और फिर माइनस सिग्मा। अच्छा माइनस होता है यहाँ, बिल्कुल सही, थैंक यू। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0 0 0 1 और e टू द पावर माइनस आयोटा है, ठीक हो गया? क्या जवाब आ जाएगा इसका? पहली रो को पहले कॉलम से दे दो, बाकी सारों में तो कोई मैच नहीं है, सिर्फ पहले वाले में मैच है। तो इसका जवाब क्या आ गया? तो दिस इज इक्वल टू, सो आयोटा गामा 2 साई 4 का स्टार, जो कि साई 4 का कॉन्जुगेट है। ये मतलब है इसका, साई 4 का चार्ज कॉन्जुगेशन, क्योंकि चार्ज कॉन्जुगेशन ही है साई सी, जो कि बाय डेफिनेशन मैंने कहा था कि ये है साई 4 का चार्ज कॉन्जुगेट, और ये बराबर है, अच्छा एक 1/2 पाई 3/2 है, वो भी चाहिए। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई टू द पावर 3/2 माइनस आयोटा इंटू प्लस आयोटा इज 1। तो क्या आ गया ये? 1 0 0 0 e टू द पावर माइनस आयोटा m। ठीक है, मैंने क्या दे दिया आपको? इसने दे दिया, इसका मतलब है ए नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पिन डाउन है, अगर उसका कॉन्जुगेट ले लें तो एक पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाता है जिसकी स्पिन अप है। तो देखा आपको, आपने कि कॉन्जुगेशन का फायदा क्या हुआ? ना सिर्फ चार्ज बदला बल्कि स्पिन के साथ भी आपने छेड़ाछाड़ी कर दी, और इसकी वजह यह है क्योंकि इसके अंदर एक गामा 2 है, और गामा 2 हमें पता है इसमें सिग्मा 2, और सिग्मा 2 हमें पता है इसमें रेजिंग और लोइंग ऑपरेटर। पर वो एक फाइनेंशियल यूज करते हैं ना, इसके अंदर जो 1 नीचे आ रहा है उसको स्पिन अप करा देते हैं, और जो 1 0 वाला उसको स्पिन डाउन करा देते हैं। 3 और 4 की अलग चेंज आता है स्पिनर्स की, 3 और 4 की, और मैं समझा जी हमने इधर लिया ना साइड 4 लिया 0 0 0 1, ये नेगेटिव एनर्जी स्पिन डाउन वाला है, लेकिन इसको कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी स्पिन अप वाला कंसीडर करते हैं। एलन एंड मार्टिन में हाँ, वो है 0 0 1 0, वो है 0 0 1 0। अगर वो ले लिया तो उसके साथ जब करके देखिए क्या होगा, उसके साथ ये कंट्रीब्यूट करेगा, उसके साथ ये देखो, मजे की बात है, स्पिन डाउन को स्पिन अप कर देता है। अगर आप यहाँ 1 0 रख के चलेंगे ना तो यहाँ 0 1 आ जाएगा, तो वो क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन, यानी कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्पिन अप जो है वो बन जाएगा पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन, यू कैन राइट, और सिमिलरली नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन बिकम्स पॉजिटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्पिन। ठीक है, यही कह रहे हैं, कुछ पक्की बात है, यही कह रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ और कह रहा था, वो नहीं चेंज कर लेते हैं साइड 4 3 की जगह। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
बाज बुक्स में ये इस तरह लिखा जाता है कि जो साई 1 साई 2 है, साई 3 साई 4 वो नहीं होते, साई 4 साई 3 होते। हमारा साई 4 उनका साई 3 बन जाता है, कोई फर्क नहीं है, प्योरली आपकी अपनी कन्वेंशन है जैसे बदले। वो जब p को -p से बदलेगा ना तो देखिएगा वो अपना साइन वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप देखिएगा u1 जो है ना, u1 ऑफ pt जो है ना वो शायद v2 ऑफ -pt के बराबर हो, u1 v2 के बराबर और u2 जो है वो v इस तरह का है। इसकी रीजन भी यही लिखी होती है कि अगर स्पिन आप पे चार्ज कॉन्जुगेशन लगा रहे हैं तो तो ये उसमें जा रहा है, तो पहले में जाना चाहिए, मतलब पहले को उल्टा जा रहा है ना, वही उल्टे में जा रहा है ना, ये चौथा पहले में जा रहा है, तो इसलिए अगर इसको तीसरा कहता तो सेकंड आपके करस्पॉन्डिंग स्पिन नेगेटिव एनर्जी का भी तो स्पिन अप था ना, देखे ना, पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप, नेगेटिव एनर्जी स्पिन अप, साई 3 मैंने कहा, तो साई 3 मेरा साई 1 के इक्विवेलेंट नहीं है बल्कि साई 4 साई 1 के इक्विवेलेंट है। तो अगर आपको आपके साथ ही बैलेंस करना चाहते हो तो मैं साई 4 साई 3 कहता हूं, लेकिन स्पिन वही रहती है, स्पिन इस तरह स्पिन लिखा हुआ है। एग्जैक्ट स्पिन हो जाती हाँ। है, नाम बदल सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिख देते हैं कि ताकि अप वाला आपके साथ ही मैच हो। कहने का मतलब ये होता है, वो कहते हैं ठीक है यार ये क्योंकि 4 1 में जा रहा है, 2 3 में जा रहा है, प्योरली कन्वेंशन है, मैं नहीं चाहता हूँ चीज़ों में, इसलिए मैं बिहार में ड्रिल को पसंद इसलिए करता हूँ तो वो एक ही चीज़ रखता है और चलता जाता है, बड़ा बड़े ट्रांसपेरेंट वे में। कोई सवाल हो शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी शायद शाकिर है भी इसलिए करते हैं, चेक कीजिएगा उसको। और कोई सवाल शाबाश। सर ये चीज जो है ये सिर्फ मैथमेटिकल की जो हद है उस तक ठीक है या फिजिकली? नहीं नहीं, यहाँ जो हो रहा है फिजिकल है सब, यहाँ जो हो रहा है सब फिजिकल। हम क्या कर रहे हैं इसके साथ? किसके साथ? अभी बहुत कुछ करेंगे फिजिकली, आप एप्लीकेशन पे जब आप आएंगे तो आप देखिएगा फिजिकली क्या क्या होगा इसके साथ, जरा देखिएगा, जरा देखिएगा इसके फिजिकली क्या क्या होगा। आपको याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज फिजिकली बताई थी कि अगर एक स्पिन होल की वजह से एक स्पिन अप ऊपर गया है तो नीचे एक स्पिन डाउन छोड़ गया, याद है ना? फिजिकली मैंने बताया था, जिसका मतलब है वैक्यूम से अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल में स्पिन अप पैदा करेंगे तो एट एक नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल में स्पिन डाउन फना भी करेंगे। इफ यू क्रिएट देन यू डिस्ट्रॉय, ठीक है? तो मेल आपस में बातें करते हैं तो बड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है सर। ये एंटी पार्टिकल सर पार्टिकल बन गया ना सर, हाँ, ये हाँ। स्पिनलेस होता। अगर स्पिनलेस होता फिर तो मसला ही नहीं था ना, फिर तो मुझे इन चीजों में जाने की जरूरत ही नहीं था किसी चीज की, तो उसका फिर एंटी पार्टिकल वो अपना खुद भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत सारे पार्टिकल अपने ही एंटी पार्टिकल, मैं यूराना जितने भी होते हैं, स्पिन भी होती है पर फिर भी अपने एंटी पार्टिकल होते हैं। पता है क्यों? अब आप आए उस चीज को जो मैंने आपको पेपर में दी थी, मैंने आपसे कहा था लिखिए अगर गामा कॉम्प्लेक्स हो, अगर आपके गामा कॉम्प्लेक्स थे सारे याद है, प्योरली इमेजिनरी रादर नॉट कॉम्प्लेक्स, प्योरली इमेजिनरी, डिराक इक्वेशन नहीं बदलती, ट्राई कीजिए जाके जितने में यूराना स्पिनर्स बनेंगे आप, वो अपने कॉन्जुगेट होंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट होंगे, उनमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा चलें, एक जेनेरिकली क्यों ना प्रूफ कर लें। आपको याद है गामा 5 मेरा किसके बराबर था? आयोटा गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3। एक चीज मैं नहीं प्रूफ कर रहा था वक्त बचाने के लिए, चेक करना मुश्किल नहीं है, चार्ज कॉन्जुगेशन गामा 5 के साथ कम्यूट करता है, कोई फर्क नहीं है गामा 5 कहाँ लिखते हैं, इधर लिखते हैं उधर लिखते हैं जवाब से। अच्छा इधर प्रोपगेशन के डायरेक्शन में रिवर्स हो, इसी वजह से Propagation वो में- सिमेट्रीज अभी आते हैं आज के बाद जितने लेक्चर्स हैं प्रोपगेशन पे, इसलिए मैं कहता हूँ वो बड़े थोड़े से स्किल लेक्चर्स होंगे मैथमेटिकल, तो सारा कुछ पता चलेगा उसमें क्या होता है। गामा 5 की खूबसूरती ये है कि इसके साथ जो मर्जी छेड़छाड़ कर लें, डैगर ले लें, स्टार ले लें, मेरा तो ख्याल है ट्रांसपोज ले लें, चाहे ट्रांसपोज स्टार कहना चाहिए, ये सारे जो है गामा 5 के बराबर हैं, सारे गामा 5 का स्टार लें, गामा 5 का डैगर लें, सारे गामा 5 के ही बराबर हैं। गामा 5 इज अ रियल मैट्रिक्स। अच्छा एक जेनेरिक काम क्यों ना करें जिससे आपके मसले ही खत्म हो जाए, स्पिन जो है ना। आपको याद है हमने जनरली क्या लिखा है? साई इज इक्वल टू साई सी इज सी टाइम्स साई बार का ट्रांसपोज, याद है ना? साई बार आपको मैंने लिखवाया था प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स की फॉर्म कुछ कई लेक्चर्स पहले, जिनमें एक स्पिन का प्रोजेक्टर था, पॉजिटिव स्पिन, स्पिन अप का, एनर्जी के प्रोजेक्टर थे जिनको हमने लैम्डा प्लस और पी प्लस का नाम दिया था, पुराने लेक्चर्स जाके देखें। तो ये ऐसे लिखा था हमने इसको कि दिस इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट दिस इज सी
गामा 0 साई स्टार, दिस इज इक्वल टू सी गामा 0 साई स्टार क्या था, जेनेरिकली जो आपने लिखा था उसके दो पार्ट थे, उसमें था एप्सिलॉन p स्लैश प्लस m ओवर 2m। याद है एनर्जी का प्रोजेक्टर, Yes, sir. याद है ये चीज, और एक स्पिन का भी प्रोजेक्टर था, वो क्या था, एस पोलराइजेशन थी। नहीं याद होगा, एप्सिलॉन प्लस होता था तो पॉजिटिव एनर्जी का, माइनस होता तो नेगेटिव एनर्जी। सिमिलरली एस स्लैश भी आपको बता देता था स्पिन अप का प्रोजेक्टर है या स्पिन डाउन का। मैंने सारे लिखे। स्टार लेंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके बताना है। स्टार है सिर्फ, कोई नहीं खैर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू सी गामा 0 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज अ रियल नंबर, एप्सिलॉन इज अ रियल नंबर, डेफिनेटली +1 या -1 इनटू p स्टार का स्लैश प्लस m ओवर 2m। अगर इसका भी स्टार होगा तो क्या आएगा, 1 प्लस गामा 5 s स्टार स्लैश। फैजान आपकी बात का भी जवाब होगा जो आपने मुझसे थोड़ी देर पहले आपने मुझसे एक चीज कही थी। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल, अच्छा अगर मैं यहाँ गामा 0 का स्क्वायर इंसर्ट करूं और यहाँ भी गामा 0 का स्क्वायर इंसर्ट करूं तो ये कोई किस में बदल जाएगी। मैं देख के लिखने में बहुत बुरा हूँ, मुझे मेरा ये स्टाइल ऑफ मैचरिंग नहीं है, तो देख के लिखने में प्लीज केयरफुल रहिएगा। मैं अगर उधर से देख के कुछ भी इधर लिखूंगा तो गलत ही लिखूंगा, जुबान नहीं की मुझे बस आदत है शाम को। इसका मतलब मेरा ब्रेन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल सकता है, एक वक्त में दो काम नहीं कर, देखना और लिखना नहीं कर सकता। अच्छा अगर मैं इस गामा 0 को अंदर ले जाऊं तो आप में से मेरे साथ कितने लोग एग्री करते हैं कि ये ठीक लिखा है, मैं ये वाला। सो दिस इज इक्वल टू साई सी इज, प्लीज अगर कोई डिफर करे तो शुरू से ही बता दे, बाद में नहीं मानूंगा मैं, एप्सिलॉन गामा 0 p स्लैश का स्टार गामा 0। मैंने क्या किया, इस गामा 0 को अंदर लेकर आया, इस गामा 0 स्क्वायर में से भी एक गामा 0 में इधर ले आया, m के साथ गामा 0 का स्क्वायर है वो तो 1 है ओवर 2m। और यहाँ पर क्या बन गया, एक गामा 0 बचा था वो मैंने क्या किया, गामा 0 गामा 5 s स्लैश गामा 0 ओवर 2 गामा 0। देखें पूरे गामा 0 सारे, 1 2 पूरे 5 होने चाहिए तो 5 ही, इधर भी 5 ही। कौन सा नहीं, मैं जेनेरिक रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ। एक तो मैंने आपको पर्टिकुलर स्पिन के लिए निकाल के दिखा दिया, अब मैं जनरल रिजल्ट निकालना चाह रहा हूँ। सॉरी, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये करता क्या है कॉन्जुगेट, जिसकी वजह से आप निकल जाएंगे, इस कैद से आजाद हो जाएंगे। अब जनरल रिजल्ट है, पहले एक पर्टिकुलर स्पिन के लिए किया, अब एक जनरल स्पिनर के लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ है इसमें, एप्सिलॉन को पॉजिटिव डालें, नेगेटिव डालें, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी, सारी स्पिन पोलराइजेशन है, तो ये कंप्लीट है, कंप्लीट पैकेज है। अच्छा आप इसे मेरे साथ कितने लोग एग्री करते हैं कि इसकी जगह इनको अगर मैं स्विच करूंगा तो नेगेटिव साइन, आपको पता है ना गामा 5 सारे गामास के साथ एंटी कंट्रीब्यूटर का है, तो इसका आंसर क्या आ गया, सो दिस इज इक्वल टू सी टाइम्स एप्सिलॉन गामा 0 p स्टार गामा 0 किसके बराबर है भाई, गामा नहीं माना भाई, स्विच करेंगे सर, ट्रांसपोज के बराबर है ये, सॉरी p स्लैश का ट्रांसपोज इसके बराबर। और ये पूछ रहे थे गामा 0 कौन पूछ रहा, गामा 0 क्यों इंसर्ट किए, समझ आ गई। अच्छा प्लस m और 2m, और यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस गामा 5 s स्लैश का ट्रांसपोज, गामा माइनस क्यों लिखा,
इन दोनों को पहले स्विच किया, फिर गामा 0 स्टार गामा 0 लिखाइए ओवर 2 टाइम्स गामा 0 साइन स्टार। We are almost done भाई, we are almost done। अच्छा, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर C इनवर्स C लगाऊं और यहाँ पर भी C इनवर्स और C लगाऊं, 1 है ना C इनवर्स C। अब आप देखें क्या रिजल्ट आ गया। सो दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन टाइम्स, सॉरी एप्सिलॉन C P स्लैश का ट्रांसपोज C इनवर्स, कुछ रिजल्ट देखा पता लगा, प्लस m टाइम्स C इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस m ओवर 2m, 1 माइनस गामा 5, गामा 5 के साथ C कम्यूट करता है, तो C को इधर लिखूं गामा 5 पे या इधर लिखूं कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि C कम्यूट करता है। गामा 5 इंटू C S स्लैश का स्टार C इनवर्स ओवर 2 इंटू C गामा 0 स्टार S का ट्रांसपोज। बिल्कुल, आपको याद है हमने जो प्रॉपर्टी बनाई थी C गामा म्यू C इज इक्वल टू माइनस गामा म्यू ट्रांसपोज, फिर उसको मैंने उलट भी किया था कि अगर C गामा म्यू ट्रांसपोज के साथ लगाएं तो माइनस साइन दूसरी तरफ चला जाता है। तो याद है ये चीज किसके बराबर बनती है, दिस वाज नथिंग बट दिस इज माइनस एप्सिलॉन P स्लैश प्लस m ओवर 2m। ये मैंने आपको दिखाया था कि C टाइम्स गामा म्यू ट्रांसपोज C इनवर्स माइनस गामा म्यू, याद है। और ये क्या दे देगा आपको, 1 प्लस गामा 5 S स्लैश ओवर 2 टाइम्स, अच्छा C गामा 0 थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था आयोटा गामा 2 साइन स्टार। सारा कुछ हो नहीं गया जो आप कर रहे थे, जो आप करना चाह रहे थे, सब कुछ हो नहीं गया अगर आप देखें तो। क्या हुआ, एप्सिलॉन गोज टू माइनस एप्सिलॉन। ऐसे होता अगर पॉजिटिव एनर्जी था तो नेगेटिव एनर्जी बन गया, स्पिन तो इससे चेंज होती है, पोलराइजेशन चेंज नहीं होती, वो तो ऑपरेटर था, वो तो जब लगेगा तो कुछ ना कुछ देगा ना। इसका मतलब है, इसका जवाब बिल्कुल वैसे ही आया जो आपने एक टॉय मॉडल में छोटी सी एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के लिए देखा था, वो जनरली भी ट्रू है। आपके असाइनमेंट ये है, घर जाके आप यहाँ माइनस साइन लगाएं, यहाँ माइनस साइन लगाएं, करके देखें कि क्या यहाँ माइनस साइन जाएगा और यहाँ माइनस का प्लस का बदल जाता नहीं बदलता, ताकि आपको एक दफा कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो आपने किया ठीक है। ये क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं आता। मैंने कुछ पिछले लेक्चर्स में खत्म नहीं कर पाया था, इसलिए कुछ डेफिनेशन यूज की जो शायद आपको याद ना हो, लेकिन लिखी हुई होंगी आपके पास। मैंने कोई भी चीज़ नई नहीं सीखी, सिर्फ अप्लाई करके दिखाया आपको कि जो मैंने किया था कि पार्टिकल गोज टू नेगेटिव एनर्जी गोज टू पॉजिटिव एनर्जी एंड वाइस वर्सा। चलें जी, एक चीज होती है जिसे कहते हैं टाइम रिवर्सल, वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने करना है, क्या यूनिटरी ऑपरेटर है या नहीं है। तो टाइम रिवर्सल आपने करना है, टी को माइनस टी लगा के, उसके वो भी आप लिख सकते हैं, वो अभी ऑर्गेनेट ट्वेल्व में लिखा है, वो आपकी असाइनमेंट है। आपने मुझे गिरा के कोई टाइम रिवर्सल लगा के और स्पिनर की प्रॉपर्टीज बतानी है कि क्या होगा, जब आपका काम है, मेरा नहीं। आसान सा काम है, बहुत आसान है, लेकिन मैथड। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा, पेपर के ऊपर लाइन लगाएं, इधर सारे चार्ज कन्जुगेशन के स्टेप्स लिखिएगा, वही स्टेप्स फॉलो कीजिएगा टाइम लिख के, देखिएगा खुद ब खुद 1-on-1 चीजें बनती जाएंगी। शायद एक में गामा 0 नहीं आएगा, गामा 2 आएगा वगैरह, वो आपका काम है। उससे ये फायदा हो जाएगा आपको कि आपको चार्ज कन्जुगेशन के स्टेप्स दोबारा से रिवाइज हो जाएंगे। आज ही जाके कीजिएगा, जुमे के लेक्चर में जब आएंगे तो मुझे बता दीजिएगा कि आपने कर दिया था, और पेपर भी जुमे में। कोई सवाल नहीं?
प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैं बिल्कुल कोर्स की डायरेक्शन ही चेंज कर रहा हूँ आज के बाद। आज का बिल्कुल चेंज हो जाएगी डायरेक्शन। ये सारे टूल्स थे जो हमने अभी तक सीखे हैं, अब हम एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आज तक के बारे में पिछले सारे के सारे लेक्चर जो आपके 20-21 लेक्चर हैं उनसे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। सर वो जब ये ड्रैग होल थ्योरी के अंदर हमने एनर्जी को देखा तो हमने कहा 90 एनर्जी वाला पार्टिकल एक्साइट होके पॉजिटिव, अगर 2mc² से ज्यादा उसको एनर्जी मिल गया तो वो जाएगा ना। ठीक है वो एक्साइट हो गया, लेकिन उसके अंदर एनर्जी की कन्वेंशन हमारी उल्टी हो जाती है। एनर्जी की कन्वेंशन क्या है? एनर्जी की कन्वेंशन उल्टी हो गई ना, होल बच गया उसकी एनर्जी प्लस हुई हो जाती है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर उसको 2mc² मिली है एनर्जी तो डिफरेंस 2mc² का है। अगर आपको याद हो तो विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, क्योंकि चेंज इन एनर्जी देखी ना। तो चूंकि वो वैक्यूम से भी नीचे था तो फाइनल माइनस इनिशियल की वजह से साइन प्लस, विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम उसकी एनर्जी पॉजिटिव। ये बात है, मैंने एक जुमला लिखा था उसके लिए, विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। हाँ, जब मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था, क्योंकि वैक्यूम की 0 इसकी -mc² चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो पॉजिटिव होगी, और वही पॉजिटिव का जो ऊपर चढ़ा हुआ है mc² में। सर ये जो हम जॉर्डन बुक का कोर्स पढ़ रहे हैं इसमें और सैकुराई के कोर्स में मतलब डिफरेंसेस हैं या उसके भी? नहीं, अच्छा अभी तक जो आपने पढ़ा दोनों में है। सैकुराई और ज्यादा कॉम्पैक्ट लिखी हुई है। हाँ 4 चैप्टर्स हैं सिर्फ, इसका तो फिर 9 है, तो 4 चैप्टर में तकरीबन उसने सारा कुछ ही लिखा है। अगले सेमेस्टर में आप अगर दोबारा पढ़ेंगे ये कोर्स मजबूरी तो फिर सैकुराई पढ़ा, रिपीट मैं नहीं करूँगा वो कभी। व्याकरण पढ़ाइए तो अगली दफा व्याकरण की लो सैकुराई पढ़ा हैं। अगली दफा मैं क्या नहीं करने अच्छी बात नहीं, मैं अगली दफा से मुराद ये है कि पता नहीं किसको क्या पता मुझे कोई भी ना, वैसे भी आज का चलिए कोई सवाल इसके अलावा? चलिए अब बिल्कुल डिफरेंट चीज करते हैं, बिल्कुल डिफरेंट। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म थोड़ी सी रिवाइज कराता हूँ। अगले 3 लेक्चर्स इन प्रिंसिपल मैं ये लेक्चर देना नहीं चाहता था जो अभी कोर्स करूँगा, क्योंकि इस पर मेरा 1.5 लेक्चर लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है जिंदगी में ये एक दफा चीज कर लेनी चाहिए। ये वो चीज है जो आपको सारी जिंदगी आगे आपको बताएगी कि श्विंगर ने क्या कमाल किया। मैं बात करूंगा नॉन रिलेटिविस्टिक ग्रीन्स फंक्शंस की बारे में, फिर मैं इन्हीं को लेके जाऊंगा रिलेटिविस्टिक केस में। मैं 2 रिलेटिविस्टिक केस करूंगा, एक क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन का ग्रीन्स फंक्शन या प्रोपेगेटर निकालूंगा, और फिर डिराक इक्वेशन का प्रोपेगेटर निकालूंगा। तो अगले जो कुछ लेक्चर हैं उनका सीक्वेंस देख लें। क्लाइन-गॉर्डन इक्वेशन का प्रोपेगेटर, डिराक इक्वेशन का प्रोपेगेटर, एस मैट्रिक्स, चीजें मुकम्मल हो जाएंगी हमारे पास। एस मैट्रिक्स बताता है इधर से उधर जाते हैं, किस तरह जाते हैं, क्या चीज लेके जाती है वो प्रोपेगेटर होता है। बस एक दफा ये चीजें हमें पता चल गई फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम मैट्रिक्स एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सके और स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस कैलकुलेट कर सके। अच्छा, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। एक वो तरीके हम क्वांटम फील्ड थ्योरी को लेके चले, फील्ड को क्वांटाइज करें, उसको वैक्यूम स्टेट से लगाएं, वैक्यूम से पार्टिकल्स बनाएं, या पार्टिकल्स को फना करें, इनिशियल स्टेट में खत्म करें, फाइनल स्टेट में पैदा करें। एक तरीका वो है। एक तरीका फाइनमेंट, एक तरीका जो प्रोपेगेटर थ्योरी है जो ज्यादा इंट्यूटिव है, मैं उसी को लेके चलूंगा और मैं प्रोपेगेटर थ्योरी से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, आज के बाद जब भी मैं कोई कन्वेंशन यूज करूंगा तो मैं एक तो टाइम से ये जान छुड़ाना चाह रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि नेगेटिव एनर्जी पार्टिकल अगर फॉरवर्ड इन टाइम जा रहा है तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे पॉजिटिव एनर्जी पार्टिकल बैकवर्ड इन टाइम जा रहा हो, ताकि मेरी ये टाइम की कन्वेंशन खत्म हो। आने वाला एंटी पार्टिकल बिल्कुल ऐसे लगेगा, आने वाला पॉजिट्रॉन बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे जाने वाला। ये आने से मेरी क्या मुराद है, अगर एक डिटेक्टर पे लगा हुआ है, फर्ज कीजिए यहाँ से कोई चीज डिटेक्ट करनी थी, तो इसमें मुझे आने वाला पॉजिट्रॉन बिल्कुल इस तरह लगेगा जैसे जाने वाला इलेक्ट्रॉन है। और हमने देखा भी था मोमेंटम के साथ भी नेगेटिव साइन गया, ताकि नेट मोमेंटम तो वैक्यूम का 0 था ना,
3 और एक को माइनस बी दिया था। अच्छा अभी मैं थोड़ी सी मैं जिस चीज़ को मैं लेके चलूँगा वो सबसे पहले मैं नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोपेगेटर्स की बात करूँगा। मुझे काफ़ी लिखना पड़ेगा, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आज की क्लास? मैं कोशिश करूँगा किसी, क्योंकि फिर अगली दफ़ा फिर इतना ही कुछ लिखना पड़ेगा। तो मैं लेकिन आपको इसका समझा दूंगा कि मेरी मुराद क्या है और फिर आप बुक को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट नॉन रिलेटिविस्टिक। मेरी पूरी कोशिश होगी मैं क्विकली इसको करूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोपेगेटर्स। अच्छा ये जो है ना नॉन रिलेटिविस्टिक, अच्छा पहले तो बात प्रोपेगेटर्स होते क्या हैं जिन्हें पैगाम रसां कहा जाता है। इधर का पैगाम उधर ले जाना है ना। मैंने चुटकी बजाई, एक इवेंट क्रिएट हुआ। ऐसा हो सकता था कि इवेंट क्रिएट ही ना होता और आप सुन लेते। क्यों? मैंने चुटकी बजाई, मैंने जो मेरे रास्ते में हवा आती है उसको डिस्टर्ब किया, जो मेरी हाथ और आपके कान के दरमियान थी, साउंड प्रोपेगेट हुई और आपके कान में जाके अब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब है ये मेरा क्रिएटर है और आपका कान मेरा डिटेक्टर है। बिल्कुल पॉजिटिव को भी क्रिएटर और डिटेक्टर्स चाहिए होते हैं। पॉजिटिव कहीं पे क्रिएट होते हैं और कहीं पे डिटेक्ट होते हैं। बिल्कुल जिस तरह सर्न में हमने किया, हमने कहीं पे कोई बीम बनाया, वहां से पार्टिकल्स प्रोटॉन को खींच के लाए उधर तक। जब प्रोटॉन को लाए तो उसको सर्कल में घुमाया हमने, जब घुमाया जब उनको स्मैश कराया तो प्रोटॉन अपनी आइडेंटिटी खो गए, फना हो गए, उससे कई नए पार्टिकल्स बने। वो सारे पार्टिकल्स किधर गए? जूही डिटेक्टर में हमने उनको ऑब्जर्व कर लिया तो खत्म हो गए। लेकिन सारे प्रोसेस में एक काम है, हमेशा हम पार्टिकल को फार इन द पास्ट पैदा करते हैं और फार इन द फ्यूचर डिटेक्ट करते हैं। क्यों? एग्जैक्टली क्यों? ये माइनस इन्फिनिटी मतलब डिटेक्टर जो टाइम ऑफ कोलिजन है उससे बहुत परे पैदा होते हैं, उससे बहुत परे। क्यों? आपने थोड़ी देर पहले तो कुछ लेक्चर पहले तो ये देखा था कि अगर पोटेंशियल वाली जगह पे हम देखते हैं तो वहां पर तो और बड़ी जिगलिंग चल रही होती है, पार्टिकल एंटी पार्टिकल पैदा होते हैं। तो हम चाहते हैं सारी चीजें खत्म हो जाएं, उस वेवलेंथ से बाहर आ जाएं हम, जो नॉर्मल वेवलेंथ था। इसलिए आप देखिएगा जिस पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही दूर जाके डिटेक्ट होता है। इसलिए जो सर्न के अंदर डिटेक्टर लगे हैं वो म्यू1 का एक डिटेक्टर है, कैलोरीमीटर लगा हुआ है। म्यू1 बिल्कुल दूर एंड कैप्स में जाके डिटेक्ट होता है। वो कहते हैं सारों से गुजर जाएगा, वीकली इंटरैक्टिव पार्टिकल उधर जाके मिल जाएगा। लेकिन कुछ पार्टिकल हैं जो आपको क्लोज टू डिटेक्टर देखना पड़ता है, लेकिन वो काउंटर वेवलेंथ के करीब है, वो भी अच्छे खासे दूर हैं कंपेयर टू द पार्टिकल्स साइज। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वी प्रोड्यूस द पार्टिकल्स फार इन द पास्ट एंड डिटेक्ट देम फार इन द फ्यूचर। ये एस मैट्रिक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे आज से 3 लेक्चर बाद फिर आपको पता चल जाएगा। लेकिन लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रोपेगेटर थ्योरी। अच्छा प्रोपेगेटर थ्योरी मैंने क्या कहा था कि 2 तरीके करने की, एक है फील्ड क्वांटाइजेशन करें जो क्वांटम फील्ड थ्योरी, दूसरा मैंने कहा था प्रोपेगेटर मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इनहोमोजेनियस इंटीग्रल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। लेकिन बाउंड्री कंडीशंस आपको पता होगी, एक तो मैंने बता भी दी ना, फार इन द पास्ट एंड फार इन द फ्यूचर वाले नॉन बाउंड्री कंडीशंस लेके आप सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल इक्वेशंस होती हैं, यानी प्रॉपर सॉल्यूशंस नहीं बन पा रहे होते जब तक आप उनको ऑर्डर बाय ऑर्डर सॉल्व नहीं करते। एग्जैक्टली पर्टर्बेशन थ्योरी का भी यही फ्लक्स नहीं है। अगर पर्टर्बेशन थ्योरी में आप एक पैरामीटर डालते हैं, जब पैरामीटर डालते हैं तो जितना पैरामीटर वो छोटा है बताता है किस ऑर्डर तक जाके आपने काम करना है। तो एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। पॉइसन इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर्ड फाई। इलेक्ट्रिसिटी मेरी बहुत वीक है, तो डेल स्क्वायर्ड फाई ऑफ x इज इक्वल टू -4। चले एक एक x वेक्टर का फंक्शन है और वो 1 है, 4/c सब 1 है। जब c 1 है तो 4 की क्या होगा? अच्छा आपको पता है ना कि ये क्या है? चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर आप इसके डायमेंशंस देखते हैं तो क्या है? 1/लेंथ स्क्वायर्ड है, लेकिन इसके डायरेक्शन 1/वॉल्यूम क्या है? क्यूब में है। तो डायमेंशन अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो फाई के डायमेंशन देख सकते हैं कि फाई गोज एज 1/x है। पता है ना आपको पोटेंशियल हमेशा गोज एज 1/लेंथ ही होता है। अच्छा ये एक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको पता है इसको पॉइंट चार्ज की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है डिराक डेल्टा की मदद से। शाबाश! क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही मैं एक सॉल्यूशन बना सकता हूं ग्रीन्स फंक्शन की मदद से। कैसे मैं लिख सकता हूं? मुझे पता है कि अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं जो ये हो कि डेल स्क्वायर्ड g ऑफ x वेक्टर, मैं लिखता हूं एक के ऊपर प्राइम और एक के ऊपर अनप्राइम,
थोड़ी देर ख्याल करिए, ताकि मैं चाहता नहीं कि मैं कोई नोटेशन गलत करूँ। मैं इसको ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म में लिखता हूँ, यूनिट सोर्स की फॉर्म में, पॉइंट सोर्स की फॉर्म में। सो डेल स्क्वायर एक सोर्स जो एक्स प्राइम पे पड़ा हुआ है, फर्स्ट ऑफ के बाद जो सेमीकोलन के बाद जो लिखा हुआ है कॉलम के बाद सेमीकोलन, वो वहां उसका सोर्स है और यहां डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू का एक्स वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर। अच्छा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उतना ही ठीक है जितना डेल्टा क्यू एक्स प्राइम माइनस एक्स है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन एक इवन फंक्शन है। इससे ये फायदा है कि आप रो को इन पॉइंट सोर्सेज की फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर जी इज द ग्रीन्स फंक्शन। देखें ये इंटीग्रल सॉल्यूशन है, जब तक आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं करेंगे आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है ना। कोई ऐसा का फॉर्मल सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, ये वाला इंटीग्रल सॉल्यूशन है ये वाला, सही है। तो ये पोटेंशियल है एक्स है ड्यू टू द सोर्स है एक्स प्राइम। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं फिर फाई ऑफ एक्स को भी ये लिख सकता हूँ कि फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू एक्स प्राइम, सारे सोर्सेज को जमा करूं जितने भी हैं, सारे एक्स प्राइम के ऊपर इंटीग्रेट करूं, कितने कौन से सोर्सेज जो मेरे पास एक्स प्राइम में पड़े हुए हैं, वो मैंने ग्रीन फंक्शन निकला पॉइंट सोर्सेज इनटू रो ऑफ एक्स प्राइम। एग्री करते हैं मेरी बात से कि ये फाई अगर मैं यहां रखूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा? जरा देखें कैसे। अगर आप डेल स्क्वायर फाई लें, बस मैंने समझ में बना ली होती जो चीज को चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये? अच्छा, डेल स्क्वायर तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है ना कि एक्स प्राइम के हिसाब से, तो यहां क्या बन जाएगा? इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा डेल स्क्वायर जी ऑफ एक्स वेक्टर एक्स प्राइम सेंस। लेट मी रिपीट जो मैंने बात की, एक सोर्स था जो एक्स प्राइम पे था, ये बताता है, और एक्स पे मैंने उसकी वजह से इफेक्ट्स देखे। अच्छा, ऐसे सारे यूनिट सोर्सेज को मैंने जमा किया, कलेक्ट किया और सारे के सारे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दिया। तो मैंने क्या किया था, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को छोटे पॉइंट चार्जेस की फॉर्म में लिखा है ना, यूनिट चार्ज की फॉर्म में लिखा है ना। अगर यहाँ ई लिख लेता तो आपका मसला खत्म हो जाता। तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिट चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ चार्ज डेल्टा फंक्शन, क्योंकि डेल्टा की डायमेंशंस 1 ओवर लेंथ क्यूब है, डेल्टा क्यूब है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी बनता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ से क्या जवाब आता है? दिस इज नथिंग बट दिस इज डेल्टा क्यूब ऑफ एक्स वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर प्राइम। और आपको पता है कि ये डेल्टा फंक्शन हर जगह पे 0 होगा सिवाय एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स। लेकिन मसला ये है कि एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स पे ये इनफाइनाइटली लार्ज है, लेकिन जैसी मर्जी मैं कर्व बनाऊंगा, अगर मैं उसको सारे अवेलेबल स्पेस में इंटीग्रेट करूंगा तो यूनिट प्रोबेबिलिटी होगी, 1 आंसर आएगा। इसका मतलब जहां जहां पे एक्स प्राइम हो उसकी जगह मैं एक्स लिख सकता हूं, एंड दिस बिकम्स माइनस रो एक्स। लेकिन इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ है ना, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में लिख दिया, और जो सॉल्यूशन आए वो ग्रीन्स फंक्शन। तो अभी आपको पता चलता है कि इसका रियल लाइफ में क्या फायदा है, प्रोपेगेटर थ्योरी से इसका क्या ताल्लुक है। क्या किया यार, मैंने प्रोपेगेटर ही स्टडी किया, कोई चीज एक्स प्राइम पे थी उसको आपने एक्स पे ला के देखा, कॉज एंड इफेक्ट हो गया ना, इवेंट डिटेक्शन जो मैंने शुरू में कही थी। एक्स प्राइम पे कोई चीज थी, आपने सारे एक्स प्राइम पे देख से उसका जमा सारे तो विद ऑल टोटलिटी सब कुछ जमा किया और आपने ला के उसको एक्स पे देखा, और वही कोई जो परेशानी हुई थी वो आपने रिट्रीव कर ली। इसका मतलब है अगर मैं किसी तरीके से जी ऑफ एक्स फाइंड कर लूं ग्रीन्स फंक्शन, तो मैं बता सकता हूं कौन सी चीज है जो मेरी सारी एक्स प्राइम के इफेक्ट्स को एक्स तक लेके आ रही है। यही है प्रोपेगेटर थ्योरी। आज मैं प्रोपेगेटर ही फाइंड करूंगा। सबसे पहले नॉन रिलेटिविस्टिक का अगर कोई सवाल है आपका तो आप उससे पूछ सकते हैं, इससे पहले कि आगे चलो। मतलब क्लियर हो गया, मैंने ये जैक्सन से ये चीज की है, ये जैक्सन की बुक में उसी के चैप्टर 7 5 से मैंने वहीं से मैंने वहीं से नोट किया जो पहला वो चैप्टर लिखता है। मैं अपनी पिछली रिवाइज करने के बाद इट्स चैप्टर 6 मैथ्स और इक्वेशन, चैप्टर 7 में एप्लीकेशन
अच्छा, लेट्स नाउ टॉक अबाउट अ प्रोपेगेटर। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं जो मैंने अभी बात की है ताकि आपको ध्यान में रहे। प्रोपेगेटर थ्योरी में ये है कि हम मान के चलेंगे कोई वेव है जो बहुत माजी में पैदा हुई है और हमसे बहुत मुस्तकबिल में देखना चाहिए। हाउ इट प्रोपेगेटेड फ्रॉम फार इन द पास्ट टू फार इन द फ्यूचर। मैथमेटिक्स थोड़ा सा ट्रिकी है। हम ये मान के चलेंगे कि वेव को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो वेव पैकेट है उसको हम हम कहेंगे एक पार्टिकल है जिसके साथ आपको पता है वेव एसोसिएट होती है, तो हम वेव पैकेट को रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह एक पार्टिकल है जो फार इन द पास्ट से आ रहा है और फार इन द फ्यूचर जा रहा है, और कोई ना कोई स्कैटरिंग सोर्स हम लेंगे और देखेंगे स्कैटरिंग सोर्स उसके साथ क्या करता है, नॉन रिलेटिविस्टिकली क्या करता है और रिलेटिविस्टिकली तो और कमाल होता है। तो मैं अब इस चीज को कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। आइडिया क्लियर हो गया। अ पार्टिकल or a wave packet is represented by the particles which is coming from far in the past and going in the far in the future. जब पार्शियल एनालिसिस वाला है वो नॉन रिलेटिविस्टिक होता है। हाँ, अभी इसको पता क्यों आपको लग रहा है वो नॉन रिलेटिविस्टिक होगा? नॉन रिलेटिविस्टिक फिनोमेना में आप पार्टिकल्स को पैदा होता और मरता नहीं देख सकते, या वो स्कैटरिंग होगी। तो आज मैं सारे का सारा काम सिर्फ स्कैटरिंग वाला करूंगा। रिलेटिविस्टिक के लिए फिर मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं उसको डायग्राम से बता दूंगा कि उसमें ये एक्स बाय एक्स। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नॉन रिलेटिविस्टिक बड़ा कीजिए। तो आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि अगर मुझे साई पता हो एक्स और टी के पास्ट में और मैंने लिखना हो साई को फ्यूचर में, तो क्या होगा? कैसे लिख सकता हूं? कौन बताएगा? आपका देखा वाला प्रिंसिपल है ये। और ये बात याद रखिएगा कि टी प्राइम जो है ना वो ये फ्यूचर और ये टी जो है ये पास्ट है। क्या कैसे लिख सकते हैं? टाइम तो बात है, एक्स से जान छुड़वानी है और क्या करूं मैं? हाँ, आप पता चलेगा। इसने एक्स और टी से चीज ली और एक्स प्राइम और टी प्राइम पे पहुंचाई। आयोटा लगाना क्यों जरूरी है? जरा थोड़ी देर बाद देखते हैं ताकि बगैर साफ हो जाएगा आयोटा लगाने से काम रियल बनेगी सारी चीज। और वैसे भी वेव सॉल्यूशन के साथ हमें बड़ी अजीब सी आदत है जब सारी वेव स्पेस ही कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो मैंने थोड़ी देर खैर जाए होता है सेंस को भी बन जाए। जब मैं इसको रखूंगा ना उसके अंदर शुडिंग कोई तो सेंस बन जाए। क्लियर हो गया? ये पास्ट है, ये हाल है और ये माजी है। चले ये कर फ्यूचर को छोड़, हाल ये है, हम खड़े जो वहां पे। तो ये वो चीज है जिसने एक्स और टी से चीज ली और एक्स प्राइम और टी प्राइम पे चीज की और मैंने सारे एक्स को जमा करके बिल्कुल वही सेंस मैंने यूज किया। एग्जैक्टली वही सारे सोर्सेज को कलेक्ट किया जो डी क्यूब एक्स में आते थे, उनकी इंफॉर्मेशन मैंने एक्स प्राइम पे पहुंचाई। किस तरह पहुंचाई? थ्रू दिस ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है जी। सर इसी तरीके से टी पे इंटीग्रल क्यों नहीं दिया जाता? हम टी को भी इसी तरीके से हमने टी पे इंटीग्रल क्यों नहीं लिया जाता? हम लोग टी पे भी वर्क एक्स से एक्स प्राइम पे टी से जब टी प्राइम पे लेंगे तो टी पे नहीं फिक्स है ना, माजी का टाइम फिक्स था, मुस्तकिल का फिक्स है। मैंने टी कोई इंटीग्रेशन टी को भी टी प्राइम में कन्वर्ट करना है। बेशक कर लेना, बेशक कर ले। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं जिस वक्त चीज पैदा हुई उसी वक्त नहीं देख सकता। मुझे पैदाइश का टाइम और उसको देखने का वक्त दो मुख्तलिफ लेने पड़ते, उसलिए मुझे उसको इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बन जाएगी, फिक्र ना कीजिए। क्योंकि मैं पता है रिलेटिविटी में स्पेस टाइम जुदा जुदा नहीं है, खुद बहुत बन जाएगी। देखिएगा सर ये फिर d4 3 डायमेंशनल वॉल्यूम 4 डायमेंशनल वॉल्यूम बन सर ये फिर d4x बन सब कुछ बन जाएगा, फिक्र ना करें, हर चीज बनेगी खुद ब खुद। सर आपने कहा कि सोर्स एक्स प्राइम की है, तो हाँ नहीं, सोर्स एक्स पे है, एक्स टी पे ये वाला, और उसको मैंने एक्स प्राइम टी प्राइम तक लेके गया जो डिटेक्टर बेसिकली एग्जैक्ट बिल्कुल ये मुस्तकबिल में था, ये मालूम था। आपने ऐसी चीज पढ़ी हुई है वेव मैकेनिक्स में, हर नया पॉइंट अगले के लिए सोर्स की तरह एक्ट करता है। हॉजन्स प्रिंसिपल, एग्जैक्टली
यही था वेव प्रोपेगेशन का प्रिंसिपल। मैंने शुरू में लिंक किया वेव पैकेट से जानबूझ के कि वेव पैकेट है जो प्रोपेगेट करता है। दिस इज द फेमस हॉजन्स प्रिंसिपल। यस चलें, हॉजन्स प्रिंसिपल को ही आप यूज करते हैं। तो व्हाट इज द ग्रीन्स फंक्शन देन? दिस ग्रीन्स फंक्शन इज माय प्रोपेगेट। अच्छा चलें, सबसे पहले आसान काम करते हैं फ्री पार्टिकल के लिए। फ्री पार्टिकल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आजाद में जनरल बढ़ती जाएगी। उसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती बोला उससे ज्यादा आसान कोई चीज हमारे पास थी नहीं। सर लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी तो उसमें आती है। नॉन नॉर्मलाइजेबल होता है। हाँ हाँ, लेकिन खैर है ना, डिब्बों में बंद करके देखते हैं। आप थोड़ा करते हैं कि पार्टिकल पैदा हुआ और कहीं ना कहीं तो उसके बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। मैंने जुमला शुरू में क्या बोला? दीज आर इंटीग्रल इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड अंडर द गिवन बाउंड्री कंडीशन। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्री पार्टिकल को लेके चलने। अदरवाइज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तो चल ही जाएगा ना। खैर कोई बात नहीं। इसमें बाउंड्री कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। This is a Huygens principle for particle creation and detection. For particles creation, creation and detection. Okay, so let's talk about a free particle. बड़ी आसान सी कैलकुलेशन है, फिर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, लंबे इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी, लेकिन समझ आ गई होता है। एक फ्री पार्टिकल के लिए आपको पता है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो साई है वो फाई है, उसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स assume that the solution of Schrödinger equation is phi and the corresponding propagator is and the corresponding Green's function को मैं आप GF लिखूंगा, ठीक है? So the corresponding Green function is G0। जीरो नीचे लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, जीरो लिखने का पर्पस ये है कि ये फ्री पार्टिकल के लिए। आप ऐसे मुझे अब मैं क्या करूंगा, मैंने फ्री पार्टिकल लिया, मुझे सोर्स चाहिए ना, पार्टिकल को छेड़ने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए। तो मैं कहता हूं चलिए ये फ्री पार्टिकल जो आ रहा था ना, मैंने इसको एक सोर्स से स्कैटर कराया, और वह सोर्स इस तरह का है कि एक सोर्स मैंने लगाया, उसको एक पोटेंशियल Vx1 T1, क्योंकि फ्री था तो उसको किसी ने किसी चीज से इंटरेक्ट कराना था। तो मैंने कहा Vx1 T1 एक सोर्स है जो कि ऑन होता है फॉर स्मॉल टाइम T1, यानी बहुत थोड़ा सा टाइम के लिए सोर्स ऑन होता है। ऑन हुआ फिर मैंने फौरन ही ऑफ कर दिया, क्योंकि ज्यादा देर ऑन करके रखूं तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनने का डर पैदा हो जाएगा। तो ऑन किया और छोड़ दिया ताकि स्कैटर हो जाए उससे, ठीक है। और ये इस तरह है कि अगर टाइम T1 से जरा भी ज्यादा हो ना, यानी V of x1 T1 प्लस डेल्टा T1 होना, ये T1 में जरा भी कोई टाइम ऐड हो तो सोर्स बंद हो जाता है। क्या हुआ, मैंने सोर्स को थोड़ी देर के लिए ऑन किया T1 के लिए और फिर साथ ही बंद कर दिया। एक लेट मी रिपीट वंस अगेन, एक फ्री पार्टिकल था जो आ रहा था, मैंने उसको किसी ऐसे सोर्स से इंटरेक्ट कराया, स्कैटर कराया, जो बहुत थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था। अगर ज्यादा देर के लिए ऑन होता तो फिर तो उसके इन्फ्लुएंस बहुत देर तक रहता। बस मैंने थोड़ा सा ऑन करके छोड़ दिया, बंद कर दिया ताकि उसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा वक्त वो ना होगा। बिल्कुल आसान सा काम का, सोर्स में थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ, पार्टिकल भी आ गया, सही है। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बताएगा? श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है? श्रोडिंगर इक्वेशन एच साई फ्री पार्टिकल का है जो अच्छा देखिए ऐसे नहीं लिख सकते हम इसको, एच बार को तो मान करें ना, आयोटा d by d T1, ये T1 वो है जब सोर्स मौजूद, जब थोड़ी देर के लिए सोर्स ऑन हुआ, ये वाला d by d T1 माइनस H नॉट, ठीक है, इनटू साई ऑफ, क्योंकि अब ये फ्री पार्टिकल वाला फाई नहीं है, साई ऑफ x1 T1 इज इक्वल टू V नॉट, सॉरी V ऑफ x1 T1 साई ऑफ। एग्री करते हैं इस बात से? ये T1 बहुत थोड़े टाइम डेल्टा T1 के लिए आ रहा है। अपने हैमिल्टोनियन सिर्फ वो फ्री पार्टिकल वाली मैं अभी बताऊंगा। दिस इज फॉर T1 इज इक्वल टू डेल्टा T1, ये बहुत थोड़े टाइम डेल्टा T1 के लिए ऑन हुआ, बहुत थोड़े टाइम के लिए, और अदरवाइज ये चीज जीरो ही थी अगर T1 है वो नॉट इक्वल टू डेल्टा। तो ये एक इक्वेशन है जो
अब आप देखें, अगर ये चीज ना होती, साई किस में कन्वर्ट हो जाता, फाई में कन्वर्ट हो जाता, फ्री पार्टिकल बन जाता। इसका मतलब है ये साई और फाई मुख्तलिफ है अगर सोर्स है, अगर सोर्स नहीं है तो साई और फाई सेम है। मैंने कहा सोर्स के साथ जब उसने इंटरैक्ट किया तो अब उसके सॉल्यूशन फ्री पार्टिकल वाले नहीं रहे, अब साई में कोई ना कोई तब्दीली आएगी। वो तब्दीली कैसे मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्री सॉल्यूशंस? जुनियर कोई हिंट कैसे लिख सकता हूँ? इंडिपेंडेंट पोटेंशियल है, उसकी एनर्जी का फर्क है। हाँ, ये कोई समझ आ गई आपको? ये नहीं, अगर ये देखें, फर्ज करते हैं टाइम बहुत ज्यादा गुजर गया है, पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल वो थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ था, जितनी देर के लिए ऑन हुआ तो उतनी देर में उसका इन्फ्लुएंस रहा, जब ऑफ हो गया जवाब जीरो है। जब जवाब जीरो है तो इसका मतलब है कि साई किस में कन्वर्ट हो गया था, फाई। ठीक है, तो मैं कुछ परेशान हूँ। ठीक, अच्छा चलो, अगर आप इसी क्वेश्चन को देखें तो मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूं कि साई को मैं लिख सकता हूं इन टर्म ऑफ फाई, साई ऑफ x1 t1। ये कोई इतना नहीं बदलेगा कि उस टाइम के ऊपर फाई के बराबर होगा जो फ्री पार्टिकल था, प्लस उसमें स्मॉल चेंज, इतनी स्मॉल है कि अगर मैं टाइम को थोड़ा सा t1 से ज्यादा कर दूं तो ये चेंज खत्म ही हो जाए। थोड़ा सा भी इसको ज्यादा कर दूंगा t1 से, या t1 प्लस डेल्टा t1 पे चला जाता है तो ये खत्म ही हो जाता है, डेल्टा साई 1। ठीक है चलो, आप में से फिर कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि मैं अगर इस इक्वेशन को यहां रखूं तो क्या जवाब आएगा? हाथ खड़ा करें, रखते हैं पहले। आयोटा डी बाई डी t1 माइनस एच नॉट, साई की जगह मैं लिख सकता हूँ फाई ऑफ x1 t1, बस यार लिखना बहुत पड़ेगा x1 t1 प्लस डेल्टा साई, लेकिन इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। तो केयरफुली देखिएगा, ये 1 2 अगर ना लिखे ना नीचे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। दिस थिंग इज इक्वल टू v ऑफ x1 t1 into y of x1 t1 plus delta psi of x1 t1। अब मैं मिटा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा बोर्ड आप चाहिए। आप में से मुझे को बताइए कि जब ये इस पे एक्ट करेगा तो क्या जवाब देगा? वो फ्री फॉर ईयर नहीं, जब ये इस पे एक्ट करेगा तो तो क्या जवाब देगा? फ्री स्पेस जीरो देगा। फ्री पार्टिकल के लिए तो h d by dt psi is equal to फ्री पार्टिकल है ना, फ्री पार्टिकल के लिए तो h phi is equal to iota d by dt phi। टाइम डेरिवेटिव लेते या हैमिल्टोनियन लगाते सेम ही चीज जवाब होता है। तो इसका मतलब ये तो जीरो है, तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई, वो क्या बन गई? आयोटा। सो इसकी जगह फिर क्या बन जाएगा सिर्फ, सो दिस इज इक्वल टू आयोटा d by dt1 माइनस h नॉट डेल्टा साई x1 t1। बाकी से राइट हैंड साइड को रहने दीजिए, आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन दोबारा लिखने की वो वही है जो है। ये क्लियर हो गया सब? क्यों जी पशमान? ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है? ये मैंने जब इस पे एक्ट किया तो जवाब जीरो आ गया। मुझे जिस जिसके नाम अब याद आते जाएंगे मैं बोलता जाऊंगा, ठीक है? जो जो पेपर ले चुके हैं याद है। अब मैं मिटाता हूँ जरा, ज्यादा बहुत चाहिए होगा ना मुझे। अच्छा, आप में से मेरे साथ कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं इस इक्वेशन को मैं अगर इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाता h नॉट को मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, एक बात मुझे पता है कि ये इसमें बहुत छोटा है, अगर वक्त ज्यादा गुजर जाए खत्म हो जाएगा ये। सिमिलरली h नॉट डेल्टा साई भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का कुछ टाइम के लिए ऊपर होगा जो t1 प्लस डेल्टा t1 तक था, तो उसमें सिर्फ t1 के लिए टर्म आएगी डेल्टा t1 प्लस डेल्टा t1 के लिए पोटेंशियल जीरो हो गया। याद है मैंने लिखा था कि पोटेंशियल वैनिश कर देगा अगर वक्त t1 प्लस डेल्टा t1 होगा। तो आप में से कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ?
कि दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा काम करने वाला है, उसके बाद एक बहुत बड़ा शुरू होने वाला है, कंसेप्चुअली फिर काम खत्म है, फिर मैथमेटिकल है। कितने लोग एग्री करते हैं? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी d1 डेल्टा साई x1 d1 इज इक्वल टू, पहली तो बात है मैंने इस टर्म को तो मैं इग्नोर कर लेता हूँ, फाइव होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने पुट कर दिया ना सारी चीजों, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू b of x1 d1 into phi of x1 d1 डोमिनेंट टर्म की है वाली प्लस h नॉट डेल्टा साई of x1 d1। अच्छा, मजे की बात है, ये भी स्मॉल करेक्शन ही है इसमें, है ना, थोड़ी सी तरह, अगर मैं चाहूं तो इसको भी इग्नोर कर सकता हूं इसके मुकाबले में, क्योंकि फाई डोमिनेंट टर्म। पता क्या लिखता है एक ही लाइन में, कहता है इक्वेशन जो भी उसका नंबर है दोनों तरफ से इसको इग्नोर कर दें, लेकिन मैंने आपको खोल के दिखा दिया कि वो क्यों कहता है कि इस तरह लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में फिर क्या बन गया अब आपके पास, अगर आप एक्चुअल मेरी ये इक्वेशन देखें ना, तो ये एक्चुअल पता क्या लिखा हुआ है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाऊं, इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक लेता हूं, मैं इस टर्म को ड्रॉप करता हूं और फिर लेता हूं। रीड एंड साई वाली टर्म पे खत्म कर, जी जी, रीड एंड साई वाली टर्म पे खत्म कर। अगर आप ना भी करते ना, आप एच नॉट को इधर ले आते, तब भी सारे का आंसर बहुत छोटा होगा कंपेयर टू फाइव वाला, किसी के मुकाबले में इग्नोर कर, वैसे नहीं आता, फाइव वाली डोमिनेंट टर्म, फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि टू द फर्स्ट ऑर्डर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। आप, अगर मैं इसको, तरीका ये था कि इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाता, इंटीग्रेट कर देता, आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर पे मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं कि दिस थिंग इज इक्वल टू आयोटा डी बाई डी d1 डेल्टा साई, सिर्फ डेल्टा साई को x1, क्योंकि मुझे नहीं पता टाइम इसके साथ क्या छेड़ाछाड़ी करता है, मुझे पता स्पेस इसको खास छेड़ाछाड़ी नहीं करता। दिस थिंग इज इक्वल टू v ऑफ, जुनेद आप आपको आयोटा की समझ आ गई क्यों आया? आप जब उधर आयोटा होगा ना खत्म हो गया। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि मैं इसको ये लिख सकता हूं? सो दिस इंप्लाइज इज डेल्टा साइन ऑफ, स्पेस तो नहीं बदली, वो वही रही, टाइम हो गया t1 प्लस डेल्टा t1, मैंने इंटीग्रेट किया इसको t1 से लेकर t1 प्लस डेल्टा t1 तक। क्या आंसर आ गया इसका? जी गलती से नहीं, ये मिटाया तो मिटा नहीं, प्राइम कुछ नहीं आएगा, प्राइम जब आएगा तो नजर आएगा। मैंने कहा ये डोमिनेंट टर्म है, इसको काफी बहुत छोटा असम्पशन है, सेकंड टर्म स्मॉल चेंज थी, ये उतनी देर के लिए हुई थी जब v ऑन हुआ, और v बहुत थोड़ी देर के लिए ऑन हुआ, और बहुत बड़े पोटेंशियल नहीं लेंगे, बहुत बड़े पोटेंशियल लेंगे तो नॉन रिलेटिविस्टिक नहीं रहेगा, पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा तो फिर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो इसलिए v ज्यादा है। अच्छा, क्या इसके बराबर है या नहीं है? दिस इक्वल टू माइनस आयोटा v, मुझे लिखने दें फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। x1 t1, इस आयोटा को दूसरी तरफ ले आया हूँ, फाई ऑफ, ये चीज गलत नहीं कर रहे, ठीक है, फाई ऑफ x1 t1 को मैं जो आप कह रहे थे, क्या ये कोई ठीक लिखी हुई या नहीं लिखी हुई? ठीक लिखी हुई या नहीं लिखी हुई है बताएं। अगर मैं इसको उठा के उधर ले स्मॉल चेंज देखूं जो डेल्टा t1 के ऊपर थी, तो उसका जवाब ये नहीं होगा। क्या किया मैंने? डेल्टा साई x1 t1 प्लस डेल्टा t1, ये क्या मतलब है? अगर मैं t1 डेल्टा t1 से लेकर t1 प्लस डेल्टा t1 पे क्या इफेक्ट आया है, सिर्फ और सिर्फ उसको मैंने टाइम स्टेप से मल्टीप्लाई कर इसको उठा के और स्मॉल टाइम। अगर मैं वापस वही फार्मूला यूज करूँ ना,
f of x minus f of x plus h minus f of x over h goes to 0, वापस मेरे पास डिफरेंशियल बन जाएगा। मैंने स्मॉल डिस्क्रीट स्टेप्स के लिए कर लिया है इसको, ठीक है। जो आप कह रहे थे कि टाइम किधर से आएगा, टाइम आ गया आपके पास, ये स्मॉल स्टेप्स के लिए है। डिफरेंशिएशन को अगर आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं तो इस सारे को उठा के सिर्फ आप डेल्टा t1 के ऊपर चेंज देख सकते हैं किसके बराबर। अगर आप इसको प्रॉपरली करना चाहें तो आप इधर भी इंटीग्रेट करें, इधर भी इंटीग्रेट करें फ्रॉम t1 टू डेल्टा t1 टू t1 प्लस डेल्टा t1 तक, आपका जवाब आ जाएगा। लेकिन फिर आपको वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कोई और रखना पड़ेगा। मैं उसके पे मैं सिर्फ स्मॉल चेंज देख रहा हूँ साई में, जो जब टाइम t1 से t1 प्लस डेल्टा t1 हुआ, डेल्टा t1 वो टाइम था, वो थोड़ी देर के लिए जिसमें सोर्स ऑन हुआ था, एक दफा टाइम वो गुजर गया तो सोर्स खत्म हो गया। तो ये सोर्स की मौजूदगी का टाइम था। कोई सवाल यहाँ तक? ये इंटीग्रल नहीं आना चाहिए इस साइड में। मैंने छोटे स्टेप्स में इंटीग्रल क्यों होना चाहिए? डिस्क्रीट स्टेप्स का यही तो फायदा है, जो आप चीजों को डिस्क्रीट स्टेप में करते हैं। अगर कंटीन्यूअस करता हूँ इंटीग्रल होता है। अगर डेल्टा t को मैं छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ूं तो मैं इंटीग्रल लिखूंगा, कोई मसला नहीं। तोड़ूंगा इसको, फिक्र नहीं, ठीक है। कोई सवाल, कोई डाउट? क्लियर है सर? मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं, अगर मैं यहां लिखता t प्राइम, इधर भी t प्राइम लिखता, dt प्राइम को इंटीग्रेट करता, dt प्राइम को t1 से लेकर t1 प्लस डेल्टा t1 तक करता, एग्जैक्टली दोनों तरफ मुझे सेम काम करता। मैंने वो नहीं किया। मैंने देखा डेल्टा साई कितना चेंज होगा जब टाइम t1 से डेल्टा t1 होगा, तो आपने कहा ये चीज टाइम डेल्टा t1, बस स्टैंडर्ड जो बचपन की कैलकुलस है। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो साई के अंदर एक एडिशनल चीज प्रोड्यूस कर देता है ना। फाई के अंदर एक एडिशनल चीज जब स्कैटर हुआ तो ये जो पोटेंशियल था जो डेल्टा t1 के लिए ऑन हुआ, उसने फाई के अंदर एक एडिशनल चेंज प्रोड्यूस कर दी है, डेल्टा साई। मैंने डेल्टा लिखा है, बियॉर्टन इसको साई लिखा है। मैंने डेल्टा इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले कि ये चेंज है, ठीक है। कोई फर्क नहीं, एक दफा अगर आप कंसेप्ट लिख लिया। फ्यूचर के लिए मैं क्या करूंगा? अब मुझे डेल्टा साई पता चल गया, अभी क्या है, फ्यूचर के लिए क्या करूं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर दें। एग्जैक्टली, एक दफा मैंने चेंज उसको प्रोटॉन को दौड़ा लिया एक्सेलरेटर में लाके, अब मेरे लिए खैर है। अब मैं अगले पॉइंट पे क्या होगा, अगले पॉइंट पे वो सोर्स एक्ट करेगा उससे अगले के लिए, उस पॉइंट पे वो सोर्स एक्ट करेगा उससे अगले पॉइंट के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसकी जगह ये नहीं लिख सकता कि आप मुझे अगर फ्यूचर में चाहिए होगा तो आप में से मेरे साथ कितने लोग एग्री करते हैं कि डेल्टा साई अरे हर पॉइंट पे एक फाइनाइट पोटेंशियल है, हर पॉइंट के ऊपर एक पोटेंशियल है। नहीं, फिलहाल तो फर्स्ट ऑर्डर तक किया। नहीं पोटेंशियल हमने ऑन किया था ना प्रोपोगेट करवाने के लिए, फिर हम दोबारा ऑन करेंगे। फिर हम ऑन, मैं बताऊंगा अगर हर स्टेप पे ऑन करना पड़े, एक जगह पे ले आएंगे, फिर ऑन करना पड़ेगा अगली जगह पे लेके आने के लिए, फिर ऑन करना पड़ेगा अगली जगह पे लेके आने के लिए। मैं उस पे आता हूँ। यही तो मैंने कहा था लंबी चौड़ी इक्वेशन है, बाकी तो कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा इंटीग्रल। अच्छा, इस इक्वेशन को जरा पढ़ना सीखिएगा, d3x1। मैं हमेशा इसको गलत तरीके से पढ़ता था, बस एक सिर्फ आपने इसको रीड करना सीखना है। एक दफा अगर ये कंसेप्चुअली रीड हो गया तो बाकी कोई मसला नहीं आएगा। ये कह रहा है कि एक सोर्स का समझ लीजिए आप, जो x1 t1 पे है उसको x प्राइम t प्राइम पे देखना है। तो ये प्रोपेगेटर है। जीरो क्यों लिखा? क्योंकि फिलहाल में फ्री पार्टिकल की बात है। इस प्रोपेगेटर ने x1 t1 से चीज को पकड़ा और x प्राइम t प्राइम तक ले आया। स्टैंडर्ड ग्रीन फंक्शन की टेक्निक है। बस अब तो आपने सारा काम किया हुआ है ना, फर्स्ट ऑर्डर पे तो आपने ये लिखा हुआ है। क्या है ये? क्या आंसर आएगा इसका? डेल्टा साई x प्राइम t प्राइम। लो भी जुड़े, तुम्हारा योटा का मसला हल हो गया। ये योटा इस माइनस योटा के साथ मिलके प्लस किया। बस मैंने क्या कहा था, श्रोडिंगर इक्वेशन में आता है जिसे लगाना पड़ता है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल d3x प्राइम d3x1। सॉरी, ये प्लीज केयरफुली लिखवाइएगा, g0 x प्राइम t प्राइम x1 t1 v into
x1 t फाइव x1 है। आप तो जितने मर्जी डालते जाए ना सोर्स, अब तो कोई मसला ही नहीं रह गया हमारे लिए। फिर फाइव को मैं चेंज करूं x1 वाले को अब x2 तक जो आप कह रहे थे कि कराना चाहूं, t2 बड़ा t1 से करा दूं, फिर अगले को कराऊं, तो ये कैसा नहीं लग रहा जैसे इटरेटिव सॉल्यूशंस बन रहे हैं। इटरेशंस बन रही वो लिखना है डेल्टा t1 वो जरूर लिखना है, वरना सब गलत हो जाएगा। बिल्कुल वो टाइम स्टेप जिसके लिए वो चीज ऑन हुई थी वो तो जरूर रखनी है साथ, बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल ठीक, आपने मेरी जिंदगी आसान कर दी। मैंने सिर्फ इतना काम किया है कि t1 प्लस डेल्टा t1 को ना t1 ही कह दिया, ताकि है तो मेरे पास चेंज ही है यार, t1 प्लस डेल्टा t1 को कोई नया नाम दे सकता था, मैं t1 प्राइम भी कह सकता था, लेकिन मैंने कहा t1 ही कह, याद नहीं लगी यहाँ पर t1 प्लस डेल्टा t1 का, यहाँ पे t1 प्लस डेल्टा, तो मैंने छोड़ t1 प्लस डेल्टा t1 इज t1, नो प्रॉब्लम, वेरिएबल एक ऐसी चीज है जो स्टैक करता है, कोई बात नहीं, रीडिफाइन कर सकते हैं आप चीजों को। इसका मतलब यह है कि अब आप एक आर्बिट्रेरी वेव पैकेट को, अभी आपने क्या किया है, अभी आपने सिर्फ साई को देखा है, मैं आपसे ये भी डेल्टा साई को देखा है, आपको पता है साई किसके बराबर था, फाई प्लस डेल्टा साई। आप में से कोई मुझे बता सकता है ये क्या होगा, हाथ खड़ा करना है, साई एक्स प्राइम एंड टी, यकीन करें कोई मुश्किल चीज नहीं जो अभी तक हमने की है, क्या होगा हाथ खड़ा करके बता सकता है कोई? फ्री पार्टिकल का तो हो गई बहुत चल चलिए यहाँ पर फाई ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम प्लस यहाँ क्या होगा डेल्टा साई एक्स प्राइम, यही तो हम यहाँ मान के चले थे कि जहां पर भी चाहिए, जहां जिस मर्जी स्पेस टाइम पॉइंट के ऊपर आप उसे देखेंगे वो फ्री पार्टिकल प्लस उसके अंदर चेंज होगी जो स्कैटरिंग की वजह से आ रही है। अब आप यहां ये तो निकाल चुके हैं ना, क्या निकाला है आपने? डेल्टा साई की जगह दोबारा सारा कुछ लिखना पड़ेगा। अच्छा मैं अब इसको इस तरह करके लिख देता हूं, d3x1 ताकि भूलू ना टाइम स्टेप लिखना, डेल्टा t1 इनटू g0 x प्राइम t प्राइम x1। अच्छा जब मैं ये अंडर ग्रेजुएट की क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ तो वहां पर भी जरूर कराता हूँ प्रोपेगेटेड क्वांटम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट कोर्स है उसके अंदर, जब भी कभी कई यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है, इनटू v ऑफ x1 t1। अच्छा अगर आप ग्रिफिथ को जाके देखें ना, उसको लिबॉफ की बुक को, तो वो के से लिखता है सारी चीज, जी की बजाय है सारे का सारा कर्नल के लिए, हाँ कर्नल के लिए, और ये कर्नल ये स्कैटर। सो दिस इज फाई ऑफ x1 t। आप लोग मेरे से एग्री करते हैं या मैंने कुछ गलत लिखा? देखें कैसे रीड करना है, आखिरी दफा रीड कर रहा हूं इस दफा। x1 t1 से कोई चीज प्रोपिगेट हुई x प्राइम t प्राइम, ये वो प्रोपिगेटर है। पोटेंशियल जो था वो x1 t1 पे आपने x1 पोजीशन पे t1 टाइम के लिए ऑन किया, और ये t1 क्या था, t1 प्लस बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन वाला है, बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल यही बनती है, एग्जैक्टली बिल्कुल वैसी चीज बनती है। तो मैंने क्या कहा, मैं परटर्बेशन थ्योरी यूज नहीं करूंगा, फर्स्ट बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन, हाँ ये दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर टर्म इन द बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन। बिल्कुल बॉन्ड इसलिए नहीं कि दोनों तरफ साई स्टार साई इसमें ना हम थोड़ा सा पसंद आता था, लेकिन दिस इज अ बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन किसी स्मॉल पैरामीटर में नहीं है, ये अप्रोक्सीमेशन एक ऐसे पोटेंशियल में जो बहुत थोड़ी देर के लिए आना, देखिए आपने डेल्टा t1 साथ साथ चले आ रहा है, ये डेल्टा t1 वो है जिसमें पोटेंशियल ऑन हुआ उनका स्कैटरिंग वाला पोटेंशियल इस तरह ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। टाइम के लिए ऑन हुआ है ही नॉन रिलेटिविस्टिक, तो नॉन रिलेटिविस्टिक में बॉन्ड अप्रोक्सीमेशन नॉन रिलेटिविस्टिक है, कोई रिलेटिविस्टिक थोड़ी है। अच्छा अब आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर 2 दफा स्कैटर कराऊंगा तो क्या होगा, या अगर आप मुझे थोड़ा सा और टाइम दें तो मैं इसको एक आखिरी दफा और आसान कर ज़बान में लिख सकता हूँ।
इसको भी मैं प्रॉपर ग्रीन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? कौन बताएगा? हाँ, कैसे लिख सकता हूँ इसको? पता चलता है आप लिखवाई ना तरह पास से कोई इसका प्रोपोगेटर बनेगा जी। पीछे से कोई इसका प्रोपोगेटर बनेगा। पीछे सब कहाँ से लेके उसको प्रोपोगेटर बनेगा? लेकिन ये तो फ्री पार्टिकल का सोल्यूशन। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल बोले शाबाश। G0 x प्राइम t प्राइम x और t से लेके चला। नहीं सर, इसके लिए तो प्रोपोगेटर की जरूरत नहीं होती है, फ्री पार्टिकल है। इसके लिए तो किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसको खुद ही करता रहेगा। हाँ, लेकिन हम t को लेके चले थे, t प्राइम तो हमारा बात कर रहा है। अगेन फ्री है, फ्री पाथ है उसका जो आगे चल पड़ा है स्कैटर होने के बाद, लेकिन ये वो फ्री नहीं है जो पुराना। इसमें भी कोई ना कोई ट्रेस मौजूद है ना। देखो ना, ऑन हुआ पहले फ्री था ना। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ बदला उसका। जब वक्त बदला तो डी बाई डी टी आ गया और साथ में एक्स भी बदल गया उसका, क्योंकि जगह बदली तो सब कुछ बदल गया ना। श्रोडिंगर इक्वेशन ये तो बताती है ना। प्लस ये टर्म उसी तरह प्लस, यार ये बार बार ना ही लिखवाएं मुझसे लोग, ये टर्म उसी तरह है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा देखिए ना आपको क्या हुआ है इस वाली चीज का। आपने बड़ा कमाल किया है, अगर आप थोड़ा सा और करें। हैं? क्या करूं? एक ही टैग। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, 1 हटा देता हूँ और x t लिख दूंगा उसकी जगह। खैर क्या फर्क पड़ता है ना। इसकी जगह 1 हटाता है, x t लिखता तो यहाँ भी x t आ जाता है, यहाँ भी x t आ जाता है, सारा कुछ मसला हल हो जाता। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? सो आई कैन राइट। कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ? आयोटा d3x, सॉरी आयोटा काम करेगा मुझे। आयोटा d3x G0 x प्राइम t प्राइम x एंड t। अब x और t पे पैदा हुआ और x प्राइम t प्राइम पे देखा गया। प्लस अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर माइनस आयोटा मुझे लिखना पड़ेगा ना। माइनस आयोटा इंटीग्रल ये वाला लिखना है। वो सॉरी, एक सेकंड अभी नहीं, होल्ड एक सेकंड, एक गलती कर गया था, एक गलती कर दिया। अभी से है, मैं सहयोगिता का मसला दिखा दिया। प्लस के साथ भी ये काम करना आयोटा से जांच होनी चाहिए। इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ आयोटा इंटीग्रल d3x G0 x1 d1 x और t। क्या पता चला हमें? हमने ये देखा कि x और t पे असल में ये था, पहले हम खुद ही इसको x1 t1 पे लाए थे और अब हम इसको देख रहे हैं x1 x प्राइम t प्राइम पे। x t पे को पार्टिकल था, x1 t1 पे उसको स्कैटर कराया हमने और x प्राइम t प्राइम पे जाके देखा हमने उसको। तो अब आप देख सकते हैं कॉमन जो लेना चाहिए। तो मुझे पहले डर लग रहा था ना आयोटा की वजह से, आयोटा इंटीग्रल, अच्छा d3x सबसे कॉमन है इनटू, जब जरा देखें क्या बन गया, G0 x प्राइम t प्राइम x एंड t। सिर्फ इसमें एक चीज याद रखनी है आपने, t छोटा है t प्राइम से। बस आप हमेशा माजी में कोई चीज करते हैं और फ्यूचर में देखते हैं। प्लस अच्छा, ये अगर आप चीज भी ऑर्गेनाइज में देखेंगे ना जाके, तो पहले बड़ी हॉरिबल सी लगेगी आपको, लेकिन आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जाकर तो आसान कर देंगे। d cube x1 इंटू G0
ये मैं आपको इसको भी पढ़ना सिखाता हूँ क्या है एक्स प्राइम टी प्राइम, क्योंकि अगली टर्म आपने मुझे इंट्यूटिवली लिखवानी है x1 t1 v of x1 t1 into g0 x1 t1 x and t। देखिए ये बड़ा फायदा हुआ ना, आपका सॉल्यूशन वापस आपके हाथ में आ गया। फाई एफ एक्स की माजी से चले थे, उसे किक दिलवाई आपने x1 t1 तक, x1 t1 से फिर आप उसको ले गए x प्राइम t प्राइम तक। पढ़ना इक्वेशन को आसान लग रहा है ना, x t पे था x1 t1 पे लेके गए, x1 t1 को उसे किक दिलाई, स्कैटर कराया, x प्राइम t प्राइम पे ले गए। परफेक्टली फाइन, कितना इंट्यूटिव पिक्चर है ये। कोई जरूरत नहीं आपको पड़ी वो सारी फील्ड थ्योरी के ऑपरेटर्स लगाने की कि ये इधर से उधर कैसे पहुंचा, फॉरवर्ड इन टाइम। सिर्फ एक आपने एक कंडीशन लगाई कि हर काम मुस्तकबिल में करना है, पहले के बाद एक जो जिस जगह से आपने उसे चलाया बाद का टाइम पे ही उसे आपने जो करनी है 6 4 करनी है। यानी हर नया टाइम जो है पिछले का कि पिछला टाइम माजी होगा। अंडरस्टूड है? मेरा ख्याल है मैंने ठीक ही लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो आप ये बताइए। अच्छा, अगर आप देखें तो ये इक्वेशन किस में बदल गई है? वो इक्वेशन जो आपकी फाई में थी वो इक्वेशन अब आपने प्रोपेगेटर में लिख ली है। आप देखें ना, अगर मैं इसको हटा भी दूं दोनों तरफ से तो ये इक्वेशन इसको मैं लिख सकता हूँ ना, ग्रीन्स फंक्शन की बात लिख सकता हूँ ना। तो ये ग्रीन्स फंक्शन की जो इक्वेशन बन गई है वो देखें जरा क्या बन गई। इसके लिए मैं कह रहा कि ये g0 होगा, आप यकीन करें इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ आयोटा इंटीग्रल d3x g of x प्राइम t प्राइम x and t सारी ओ सॉरी अच्छा जो भी लिखना चाहता क्या लिखा फाई एफ एक्स लिखता क्या है, फाई एफ एक्स लिख सकता है जो चले साई एफ एक्स, और मुझे पता है डोमिनेंटली साई ऑफ एक्स टी फाई ऑफ एक्स टी के बराबर अगर जी 0 हो जाता तो इसका मतलब है मेरी ये जो इक्वेशन है ये ग्रीन्स फंक्शंस की इक्वेशन बन गई है ना। अगर इस साई को मैं वापस फाई लिख दूं, ये भी g0 लिख दूं, तो मेरे पास सारी की सारी जो इक्वेशन है वो जो मैंने पहले लिखी थी वो इक्वेशन मेरी ग्रीन्स फंक्शन की इक्वेशन बन गई है। एग्री करते हैं मेरी इस बात से नहीं करते आप? अगर नहीं करते तो प्लीज बता दें। अगर सर हमने शुरू में एक चीज़ ये कही थी कि फाई है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा, तो हम अभी जो प्रोपेगेट कर रहे हैं हाँ नहीं फाई चेंज नहीं होगा अगर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। अगर वो पोटेंशियल लगाएंगे तो तब्दीली को आएगी ना। हाँ 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 सारी बात ही किया x1 t1 उसे झटका दिया हमने, एक पल्स दी है उसको, तब ये सारा कुछ हुआ है, वरना नहीं होगा। अब आप ये किस तरह की इक्वेशन बन गई है? इटरेटिव इक्वेशन बन गई है आपके पास। तो अगर ग्रीन्स फंक्शन की इक्वेशन आप देखें तो ये नहीं बन चुकी। अब मैं अब नया काम जो करूंगा बड़ा मैं आसान सा काम करूंगा, जरा देखिएगा। मैं इस इक्वेशन को मजीद फैला सकता हूँ, जितना चाहें आप उससे फिर इस इक्वेशन को फैलाना मैं फैलाता रहूँगा। एक इंटीग्रल के अंदर और इंटीग्रल आते जाएंगे। इस फाई को मैं अब x2 के लिए लिख सकता हूँ, है ना। एक और ग्रीन्स फंक्शन लिखूं जो xt से x2 पे लाए पहले, लेकिन मुझे पता है x2 पे लाए तो कोई ना कोई पोटेंशियल भी होगा, मैं एक स्टेप और करता हूँ, एक दफा इस इक्वेशन को मैं और लिखता हूँ जरा, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन प्लीज अगर यहाँ तक कोई सवाल है, कोई डाउट है अगर यहाँ तक तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है, अगर आप मुझे कहेंगे मैं सारा कुछ दोबारा रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये चीज जिंदगी में एक दफा सीखना जरूरी है। हाँ हाँ पर्टर्बेशन थ्योरी में पर्टर्बेशन पैरामीटर होता है, यहाँ स्मॉल जब बनती है यहाँ स्मॉल टाइम क्या है, पर्टर्बेशन के लिए पैरामीटर चाहिए था। प्लीज कोई सवाल है पूछ लें, कोई चीज अगर नहीं क्लियर मैं सारी की सारी चीजें रिपीट भी कर दूंगा। जिंदगी में ये एक दफा चीज सीखनी है। आप अगर इन दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करें ना, दैट यू कैन राइट g of x प्राइम b प्राइम इज इक्वल टू, इसके लिए आप वापस फाई x t लिख सकते हैं, p बार तो ये g0 बन जाता है। सर ये जो लास्ट वो प्रोपेगेटर इसके बारे में ये वाला हाँ ये इसकी जगह लिखा है ना, हमें पता है हर फाई x t को लिखा जा सकता है, इसका ये लिखा जी सर,
एक्स और टी वो कौन सी पोजीशन है शुरू वाली? यहाँ से पैदा हुआ, यहाँ देखा गया। हमेशा ग्रीन्स फंक्शन में जो पहले चीज आती है इस कॉलम से पहले जो आती है वो होती है जहाँ जो मुस्तकबिल होता है, और ये मास्क एक्स टी में पैदा हुआ, x1 t1 पे देखा गया। ठीक है, x1 t1 से हमने उसके पोटेंशियल से स्कैटर कराया गया और x प्राइम t प्राइम तक पहुंचा। ठीक है, जो साई एफ एक्स टी हमने एज्यूम किया ना वो फ्री पार्टिकल के लिए फाई एफ एक्स वो चेंज कैसे हो रहा है? क्या पोटेंशियल है? सो पोटेंशियल जब लगाया तो हमने चेंज डेल साई हाँ, तो उसको तो हम ऐसे ही उसमें भी चेंज एक नहीं ये डेल्टा साई की तो वैल्यू पुट की है। फाई एक्स प्राइम टी प्राइम को हमने फाई एक्स टी नहीं वो तो इस ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म में लिखा है ना। हमें पता है, हमने थोड़ी देर पहले जब ये लेक्चर शुरू किया था तो हमने देखा था कि आप किसी भी चार्ज डेंसिटी को लिख सकते हैं एक ग्रीन्स फंक्शन की मदद से, सारी चीज़ों को जमा करके, यानी जितनी भी डेंसिटी थी उस सारे वॉल्यूम में उसको इंटीग्रेट किया तो उसको आपने ग्रीन्स फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने कहा अगर वो सोल्यूशन है, जी सोल्यूशन है डेल कोएफिशिएंट इक्वेशन का, डेल्टा फंक्शन देता है, इंटीग्रल सोल्यूशन है, तो ये चीज़ भी उसका सोल्यूशन होगी। तो एग्जैक्टली ये सेम नहीं रहना चाहिए क्या चीज़? सर फाई ऑफ एक्स प्राइम हाँ ये सेम रहता है ना, ये सेम रहता है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो फाई ऑफ एक्स, ये वही चीज़ है, ये बिल्कुल वही चीज़ नहीं। फाई ऑफ एक्स टी को क्यों सेम रहना है? वही जब हम स्कैटर कर गया। एक बात आप याद रखें, इसको इस तरह सोचें, एक ये कोई सोर्स था जो पोटेंशियल का सोर्स था, एक पार्टिकल था जो फ्री था, वो कहीं से आ रहा था किसी एक्स और टी से, चलता चलता आया, फ्री पार्टिकल था, कोई पोटेंशियल नहीं था उसके पास। उसने जब इसके साथ इंटरैक्ट किया उसके फाई में चेंज आ गई, फाई प्लस डेल्टा साइन, लेकिन फिर आगे जाकर वापस फाई बन जाएगा। क्यों? इंटरैक्शन तो बहुत थोड़ी देर के लिए आई, लेकिन मसला ये कि ये फाई और ये फाई सेम नहीं होंगे। क्यों? इस फाई ने जब स्मॉल टाइम के लिए उसे टाइम अगर बदलता है तो एनर्जी भी बदलती है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। अब उसकी एनर्जी वो नहीं होगी जो पहले चेंज हो गई, क्योंकि उसने एक पल्स दी है, उसको कोई ना कोई चीज़ मिली है। वो चेंज हमने डेल साई में स्टोर किया है। हाँ, हमने हर टाइम के ऊपर फाई के अंदर जो चेंज आती है वो डेल साई, वो सेम नहीं है। शुरू के फाई वाले फाई एक्स में जो चेंज थी वो डेल्टा साई एक्स, फ्यूचर के फाई में जो चेंज होगी वो डेल्टा फाई जो है वो फाई अगर एक्स प्राइम टी प्राइम में बदल जाएगा तो चेंज वो वापस पहले वाली नहीं होगी, चेंज भी वही होगी जो उस टाइम उस स्पेस और टाइम पॉइंट पे थी। सर इसका मतलब साई ऑफ एक्स टी जो है वो चेंज हो रहा है, फाई ऑफ एक्स टी वो चेंज नहीं हो रहा। नहीं फाई ऑफ एक्स टी भी चेंज हो रही है ना, जब वो इसको जगह बदल गई ना, ये बदल गई ना जगह, ये जगह बदल गई ना, अगर ये बदल गई तो ये और ये तो सेम नहीं हो सकती, जगह बदल गई। फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सिर्फ फंक्शन की बात है, अगर एक्स बदल गया तो फंक्शन बदल गया। सर फिर टी प्राइम की जगह टी आ जाएगा, वो फ्रेंड तो नहीं जा सकता यहाँ पर टी मैं समझा नहीं। क्योंकि टाइम के साथ वो चेंज नहीं हो रहा ना, स्पेस में चेंज हो रहा है, तो टी प्राइम की जगह टी आ जाए वो मैटर नहीं वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन मुझे टी प्राइम रखना फ्यूचर में ही है। खैर सही कह रहे हो बिल्कुल। हाँ चलिए एक और काम कर लेते हैं, मैं एक और सोर्स ऑन करता हूँ जो T2 के लिए था जरा, ताकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन खत्म हो। आज आप ये लिख के आज खत्म करेंगे, कल फिर यहीं से शुरू करेंगे। अब मैं कहता हूँ कि मैं नया डेल्टा साई निकालता हूँ, लेकिन अब मैंने पोटेंशियल जो है ना ये T1 के लिए नहीं ऑन किया, बल्कि हर T1 के लिए T2 और डेल्टा T2 है। तो क्या जवाब आएगा? मैं आपके सामने लिखा रहने देता हूँ, क्या मिटाऊँ, जगह कहाँ पड़ रही है। रोटेशन का आपने छोटा कर लेना हैं? रोटेशन छोटी की जा सकती है यार वो फिर मजा नहीं आता था। यार xt to xl लिख रहे थे। हाँ यानी तुम चाह रहे थे मैं 4 वेक्टर लिखा और कहता कि दैट इज नहीं, तो मैं क्या जो जब मैं वेक्टर ही डालूंगा तो 4 नहीं, वेक्टर 4 वेक्टर नहीं, सिंपली बस उसको डिफाइन नहीं, मैं शुरू वाली शरीयत से बताऊं, शुरू में मैं क्या चुका था जब मैं वेक्टर नहीं डालूंगा तो 4 वेक्टर हो गए। चलो अभी लिख लो, ठीक है, सही कह रहे हो, शॉर्ट एंड नोटेशन लिखी जा सकती है, लेकिन ये बताना जरूरी था ना कि अगर x बदला है, अब तो मैं साबित कर दिया ना कि अगर x बदला है तो t भी बदला है, यानी अगर x1 में लिखा होगा मैंने बगैर वेक्टर के तो x1 t1 होगा, और अगर x लिखा होगा तो x2 t2 होगा। चलो एक और काम करते हैं, लेट्स सी डेल्टा साई x प्राइम t प्राइम जो आप t2 के लिए मैं लिखूंगा, कौन बताएगा क्या होगा? डेल्टा साई
एक्स प्राइम, अच्छा ग्रीन फंक्शन की इक्वेशन आपने खुद लिख लेंगे दोनों तरफ से फाई को हटा के, वो जी की इक्वेशन आ जानी है। आपको साई एक तरफ साई है एक तरफ एक्स है, हाँ, एक तरफ फाई है, तो फाई को साई से बदला जा सकता है नो इन द एब्सेंस ऑफ दैट, तो जी की जगह जी जीरो लिख देंगे, अच्छा इस बार जी जीरो आ जाएगा। तो अच्छा चलिए कौन बताएगा इसकी जगह कैसे लिख सकता हूँ, हाथ खड़ा करके बताना है क्या होगा जवाब प्लीज, क्या होगा? आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ x2 तक, अब x2 तक चलेंगे। हाँ x1 भी आएगा, बिल्कुल ठीक, x1 से x2 तक है, बिल्कुल। चलो अब बता दीजिए। अच्छा ये सारा रिपीट करके क्या रिपीट करूँ? g0 x प्राइम t प्राइम, शाबाश, ओहो, x1 t1, जवाब ठीक है, शाबाश। लेकिन t1 तो नहीं रखना यहाँ तो मुझे, अब तो मुझे t2 रखना है ना, 1 की जगह, x2 t2। उसी इंटरवल के दौरान आपने दो एक दूसरा एक और लगाया, बिल्कुल। अब मैंने क्या किया भैया, x2 t2 और सब यहाँ पर क्या आ गया, यही आप मुझे क्या है, आप कहते हैं x1 t1 से तुम उस पोटेंशियल को ऑन करो, स्कैटरिंग को थोड़ी देर के लिए x2 t2 तक, लेकिन साथ में एक डेल्टा 2 t2 जरूर लगाओ जी। यू आर ऑलमोस्ट डन गाइस, आपने बड़ा कमाल किया लिखने में, यू आर ऑलमोस्ट डन। लंबी सी चीज लिखूंगा, क्या इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, आप इसको पुट कर देना जो थोड़ी देर पहले लंबा हुआ था डिजाइन लिखा, अब इसकी जगह वो लिख डेल्टा साइन, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, d3 x2 डेल्टा t2 में लिख लेता हूँ। आप पहले मैं लिख देता हूँ, आप मुझे बताएं आप में से कितने लोग मेरे साथ डेल साइड के 2 वाला डेल साइड में x2 और t2 ओहो जी क्या कह रहे हैं, सॉरी साई लिख लेना चाहिए, साई लिख ले तो बेहतर, साई लिख ले तो बेहतर, क्योंकि साई के अंदर दोनों चीजें मौजूद, इफ आई डेल साई। मुझे लगता है कि आपने जिंदगी में इटरेशन नहीं पढ़ी कभी। वहाँ पे फाइल निकालो, मैंने रोटेशन फाइल से नहीं, फाई तो मेरा कहीं और पड़ा है ना। फर्स्ट ऑर्डर पे साई के लिए फाई आता है, सेकंड ऑर्डर के लिए साई के लिए फाई नहीं आएगा। सेकंड ऑर्डर पे तो उसको साई मिला ना, जो x1 t1 वाला था। मैं ये कह रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर पे जो साई था उसको फाई मिला था, सेकंड ऑर्डर पे अब उसके पास फाई नहीं था बल्कि साई था, या डेल साई जो भी आप देख लेना, कोई फर्क नहीं, नोटेशनल डिफरेंस है। अब आप इसकी जगह अगर वैल्यू पुट करेंगे, मैं लिखता हूं, आप मुझे बताएं कितने लोग कह सकते हैं मैंने एक ठीक लिखा। पहले मुझे लिखने g0 x प्राइम t प्राइम, मैं देख के डिफरेंट बोलने में बहुत बुरा, x2 t2 via x2 ये मैंने थोड़ी देर पहले निकाला था। इसकी जगह मैं लिख सकता था g0 x2 t2 into x and t। अभी देखिएगा सारा कुछ पूरा हो जाएगा, फिक्र ना करेगा, प्लस इंटीग्रल d3x1 डेल्टा t1 g0, बहुत कुछ लिखना पड़ रहा है, x2 t2, शायद आपको हमारी रोटेशन काम आनी थी, x1 t1 x1 t1 g0 of x1 t1 x and t। अब इसको पढ़ेंगे तो सारा कुछ समझ आ जाएगा, फिक्र ना करें, इनटू इस सारे के बाद फाइंड आउट। अब देखिए क्या होगा, जरा इसको अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा। जब इसको जरूरत दूंगा तो सारा कुछ मुझे पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं। अब मैं साई ऑफ x t प्राइम अगर लिखूं ना, तो देखिए उसको मैं क्या लिख सकता हूं।
ये हो क्या रहा है, मैंने क्या किया, मैंने साई ऑफ x2 t2 की जगह वापस पुट किया है जो पिछला रिजल्ट Yes. याद है ना आपको, वो फाई के साथ ही था ना, साई ऑफ x2 मैंने क्या किया था, x वाला, अब मैंने क्या किया, मैं x2 से पहले x1 पे आया और x1 से फिर मैं x प्राइम पे आया, यानी x से x2 पे आया। जितनी दरम्यान में किक्स देंगे ना, जितने टाइम स्टेप्स लगाएंगे उतने पोटेंशियल आएंगे। कितने आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2, जितनी किक्स लगाएंगे उतने पोटेंशियल आएंगे। जब डायग्रामेटिकली करूंगा तो बिल्कुल पर क्लियर। एक चीज वो है जो फ्री पार्टिकल डायरेक्टली प्रोपेगेट हो रहा है। हाँ, अब मैं करता हूँ। एक चीज वो है जो बीम ऑफ टेंशन हाँ का है। हाँ, अब मैं करता हूँ उसी को, ये डेल्टा साई x प्राइम की t प्राइम निकाला है ना, तो मैं लिख सकता हूँ साई x प्राइम t प्राइम इज इक्वल टू पाई ऑफ x प्राइम t प्राइम, है ना, प्लस, अब इनको जरा देते जाए अंदर, प्लस पहली टर्म क्या आ जाएगी, इंटीग्रल d3x1 डेल्टा t1 g0 x प्राइम t प्राइम x and t v of x1 t1 into pi x1, पहली टर्म मैंने लिखी है। क्या मैंने किया, पहले सिर्फ और सिर्फ वो लिख ली जो फर्स्ट ऑर्डर थी, पहले वो सारी टर्म्स लिख दी मैंने, अब इसको खोल लेंगे, कुछ नहीं किया, मुझे पहले लिख लेने, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने कैसे खोला इसको। प्लस इंटीग्रल d3x2 डेल्टा t2 g ऑफ x प्राइम t प्राइम x2 t2 t2 plus d3 x1 delta t1 d3 x2 delta 2 g of x prime t prime into x1 x2 t2 into v of x2 t2 g0 x1 t1 x2 t2 x1 t1 into v of x1 x1 t1 मैं ख्याल है यहाँ पर 1 आना चाहिए था, 2 है 2 ओके, चलो कुछ ना कुछ कर दिया आपने। मैं अब आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, मैंने साई ऑफ एक्स प्राइम को लिखा फाई ऑफ एक्स प्राइम प्लस डेल्टा साई ऑफ एक्स प्राइम, ये सारा डेल्टा साई ऑफ एक्स प्राइम लिखा हुआ आपके पास, और कुछ भी नहीं मैंने किया, सिर्फ और सिर्फ इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। सिर्फ एक काम किया है, वो ये काम किया है मैंने, जरा टर्म्स को देखें क्या लिखा, बस आखिरी चीज है, खत्म कर रहा हूं। पहली चीज ये कह रही है कि आप x प्राइम से लेकर t प्राइम तक, आपको याद है इसको भी आप प्रोपेगेटर की फॉर्म में लिख सकते थे, याद है ना, आपने लिखा था d3x। पहली कह रही है कोई पोटेंशियल नहीं है, आप x प्राइम t प्राइम पे पहुंच सकते हैं x3 से, यानी अगर इस टर्म को मैं प्लॉट करूं, अगर इस टर्म को मैं पहली टर्म कहूं, इस टर्म को मैं दूसरी टर्म कहूं, इस टर्म को मैं तीसरी टर्म कहूं और इस टर्म को मैं चौथी, देखिएगा ये सारा जो मैथमेटिक्स किया है ये पिक्चोरियल वे में कितना खूबसूरत है, इसलिए फाइनमैन ने पिक्चोरियल वे दिया था चीजों को देखने का। फर्क सिर्फ ये है कि t2 बड़ा है t1 से, t1 बड़ा है t से और t प्राइम बड़ा है सब से, तो मैं इसलिए इसको वैसे मैंने अंदाजा लगाया क्वांटम फील्ड थ्योरी करते हुए एनर्जी तो इसकी वजह से जाती है। हाँ, सारी इसी की वजह से जाती है। अच्छा पहली टर्म को जरा देखिए, मैं अगर प्लॉट करूं x और t, इधर x है इधर t, आप कहते हैं एक पार्टिकल x t पे पैदा हुआ,
और फ्रीली प्रोपेगेट करके जाता रहा एक्स प्राइम और टी प्राइम, है ना। दूसरी वाली इक्वेशन को देखें जरा क्या है। अगर ये एक्स और टी होता, दूसरी में देखें क्या है। ये कहते हैं आप एक्स प्राइम टी प्राइम पे पहुंचे हैं, लेकिन दरमियान में कहीं x1 t1 से धिक्के खा के, है ना। वो कहते हैं आप एक्स टी पे आपने पार्टिकल पैदा किया, आप इसको लेके गए कहीं तक, यहां पर उसे स्कैटरिंग किक मिली, यहां पे उसको एक इस जगह पे, तो ये दरमियान में गया x1 t1 पे और इसके बाद पहुंचा वो x प्राइम t प्राइम पे। तो जितनी किक्स मिल रही है उतने पोटेंशियल आ रही है। ये डायग्राम और ये डायग्राम सेम है। अब आप कहते हैं x2 के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है ना। अगर x1 के लिए फर्स्ट ऑर्डर था तो डेल्टा साइन में जब 5 पुट करेंगे तो x2 के लिए भी फर्स्ट ऑर्डर होगी। तो तीसरी का प्लॉट यही है, सिर्फ x1 गोज टू x2। चौथी के लिए देखिए क्या होगा, ये सेकंड टर्म है। थर्ड में t1 गोज टू t2 और x1 x2, इसी वो मैंने बात कर। जरा फोर्थ टर्म को देखें क्या होता है। इधर x है, इधर t है, तो क्या होगा, पहले आप पहुंचे x1 पे, x1 t1 पे, फिर आप पहुंचे x2 t2 पे, और फिर आप पहुंचे x प्राइम t प्राइम। मतलब जैसे मर्जी बना, ये कौन सा तो सही है। सिर्फ ये एंड पे 1 नहीं होना चाहिए, कुछ गलत लिखा मैंने, एंड पे जो और ये xt लिखना चाहिए था वैसे, तो याद xt लिख लेता बेहतर था, इस चीज से जान लिया xt लिखना बेहतर। लेकिन इसको छोड़े, मुझे ग्रीन्स फंक्शन को देखिए। आपने क्या किया, वन जो पॉइंट पे है वो आप 2 पे लेके जा रहे हैं ना। हाँ, 2 हाँ। वाला आप अगर लेके जा रहे हैं तो उधर 1 आएगा ना। यहाँ पर ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, पिछले ही आता है यहाँ पे, सही है। हमने क्या किया, x1 से x2 पे गए। देखें पहले तो, बल्कि पहले क्या किया हमने, पहले हम x से गए थे x1 पर, फिर x1 से गए थे x2 पर, फिर x2 से गए x पर। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसका। अगली दफा मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में भी वक्त की किल्लत है, अगली दफा मैं मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। एक दफा आप भी पढ़ के आइएगा, अगर कोई डाउट हुआ तो मुझे बताइएगा। अगली दफा मैं क्या करूंगा, इसको n किक्स दूंगा। अगर n किक्स दूंगा मैं तो ऐसी n टर्म आएंगे। n किक्स देने के लिए मुझे टाइम इंटरवल बहुत छोटा करना पड़ेगा ना, तो डेल्टा t को मैं dt से बदल दूंगा, तो आपका d4x बन गया। अगर आपका d4x बन गया तो रिलेटिव हो गया। तो मैं छोटा सा काम करूंगा अगले लेक्चर में, तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। अगर आप लोग लेना चाहें मुझसे तो ये वाई लेक्चर है जो मैंने फिर बैठ के लिखा, तो ये मैं आपको दे सकता हूँ, ताकि अगर यहाँ कुछ गलती हुई है, मैंने वो डिटेल्स इसलिए लिख के लाया था कि आपको आसानी हो जाए इसको देखने। ठीक है, ये आप रख लीजिए, कोई बंदा भी तो बाकी को भेजिए। हाँ जी, चाहे साहब ये रख लीजिए, मैंने बस मैं इसको ये ध्यान में रखा हुआ है मैंने कि मैं फाई x1 से मैंने लिया xt वाला, xt वाले को मैं x1 t1 पे लाया, x1 t1 वाले को मैं x2 t2 पे लाया, और x2 t2 वाले को मैं x प्राइम को t प्राइम पे लाया। तो ये बाकी मैं अगले लेक्चर